जल्दी जल्दी लाइव आ जाए आप लोग। विशाल गुप्ता जी को नमस्कार। आप शेयर करें, हमारे शेयर करते चलें। गुप्ता जी को नमस्कार। शिवम जी को नमस्कार। शिवम चौधरी जी को नमस्कार। लक्ष्मी पटेल जी को नमस्कार। मोहम्मद ताला जी को नमस्कार। दीपक सिंह राजपूत को नमस्कार। 5 मिनट का टाइम, जैसा कि मेरा मेरा रोजाना पिछले लाइव में भी आया था, मैं कहता हूँ जी 5 मिनट का टाइम आपको देता हूँ। 5 मिनट में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। बहुत कुछ आज आरटीआई के बारे में आपको बहुत कुछ बताऊंगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसे शेयर करें। 8:02 हो गया, 3 मिनट और रह रहे हैं। अपने दोस्तों को शेयर करें। आज मैं ईस्ट चंपारण के बारे में भी कुछ बातें रखूंगा आपके सामने। पूर्वी चंपारण के बारे में भी कुछ बातें रखूंगा। हमारे कुछ दोस्त हैं जो पूर्वी चंपारण से भी जुड़े हुए हैं। देखिए, एक बड़ी कहावत है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे एक बहुत बड़ी टीम का काम कर रही है और उस टीम का मैं बहुत आभारी हूँ। आप सब भी उस टीम के सदस्य हैं। कुछ लोग बन रहे हैं, कुछ बनेंगे आगे। जैसे जैसे आगे काम बढ़ता चलेगा, बनते चलेंगे। 8:03 हो गया है और शेयर करें आप लोग, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शेयर करते चले। बड़ी खुशी होती है आप लोगों से मिलके। उससे भी ज्यादा खुशी होती है जब मुझे ये लगता है कि आप लोग मुखर हो रहे हैं, प्रखर हो रहे हैं, अपनी बातों को अब रख पा रहे हैं। प्रशासन को ऐसा लग रहा है कि यहाँ की युवा जाग चुकी है। अब यहाँ की युवा में अब चुप रह के देखने वाली युवा नहीं है, ये आवाज बुलंद करने वाली युवा युवा है। अब ऐसा लग रहा है हर पंचायत में भगत सिंह पैदा हो रहे हैं। बड़ी खुशी होती है मुझे इस बात को देख के। अब 8:04 हो गया, 1 मिनट और है। जितने भी लोग जुड़ सकते हैं जुड़े। शेयर भी करिए। आप शेयर करेंगे तो और भी जो ग्रुप के सदस्य हैं जो नहीं जुड़े हैं अभी तक, वो जुड़ जाएंगे। वसंत झा जी को नमस्कार। देवेंद्र ठाकुर जी को नमस्कार। शिवम कुमार चौधरी जी को नमस्कार। अनिल कुमार सुमन जी को नमस्कार। दीपक सिंह राजपूत को नमस्कार। साहू छोटन जी को नमस्कार। मोहम्मद तला जी को नमस्कार। पंकज कुमार जी को नमस्कार। रंजन कुमार जी को नमस्कार। रमन सिंह राजपूत को नमस्कार। नवीन झा जी को नमस्कार। लक्ष्मण कुमार गुप्ता जी को नमस्कार। शिवम कुमार चौधरी जी को नमस्कार। मोहम्मद आलम जी को नमस्कार। सचिन कुमार पटेल जी को नमस्कार। बहुत मजा आ रहा है दोस्तों आप लोगों से बात करके। और जो मुझे फीडबैक आ रहा है कि शिवहर में एक क्रांति है। ऐसा लग रहा है शिवहर में जैसे भूचाल मचा हुआ है, हलचल आया हुआ। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये आपका कमाल है। हमने तो आपके अंदर सिर्फ ऊर्जा भरा, ऊर्जा भरने का काम किया, मैंने कुछ नहीं किया। दोस्तों अब 8:05 होने वाला है। अब मैं शुरू करूंगा। तो सबसे पहले, जैसा कि बागमती मैया को प्रणाम, बाबा भुवनेश्वर नाथ को प्रणाम, दिगली वाले बाबा, मैं इनका नाम लेके ही शुरू करता हूँ कुछ भी। और बड़े बुजुर्गों को नमस्कार प्रणाम। मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। और दोस्तों, और सारे दोस्तों को नमस्ते नमस्कार। छोटे भाइयों को आशीर्वाद सदैव आपके साथ हो। सबसे पहले आप, आज मैं एक बात
सरसौला खुर्द पंचायत से शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैंने फेसबुक में पोस्ट पे भी डाला था, सरसौला खुर्द पंचायत में राम जानकी मठ है। राम जानकी मठ के प्रांगण में ही एक तालाब स्थित है। उस तालाब के चारों तरफ छठ घाट निर्माण, एक चबूतरा का निर्माण करना था, सौंदर्यीकरण का काम था, जिसका कुल लागत 82,58,786 रुपए। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो उसमें ईंट का इस्तेमाल किया जा रहा था, वो ईंट बहुत ही घटिया क्वालिटी का, जो 3rd ग्रेड का ईंट है, वो इस्तेमाल किया जा रहा था। बागमती नदी से बालू लाके, जो रेता होता है, बालू नहीं कहते उसे, रेता कहते हैं, उस रेता का इस्तेमाल किया जा रहा था उसके निर्माण में। सोन वाला जो बालू है उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं। सरिया का इस्तेमाल करना था उसके नींव के, उसके फाउंडेशन को बनाने, तो सरिया का कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ। दोस्तों, जब मुझे ये बात पता लगा, मैंने इसे पब्लिश किया, आप लोगों के बीच इस बात को लाया। सरसौला खुर्द के युवकों का मुझे इतना जबरदस्त समर्थन मिला, इतना जबरदस्त, मैं उनका आभारी हूं, उनके जज्बे का, उनके जोश का आभारी हूं। दोस्तों, मुझे यही जज्बा और जोश चाहिए हर पंचायत से। मैं सरसौला खुर्द के युवकों का सदा आभारी रहूंगा, जो उन्होंने जज्बा और जोश दिखाया। मेरे पोस्ट को डालते उन्होंने इतना जबरदस्त प्रतिक्रिया दिया, मुझे मजा आ गया। और उसका परिणाम आप जानते हैं दोस्तों क्या हुआ? उसी दिन 3 बजे उस काम को रोक दिया गया, और जैसा कि आपको पता है वो काम रोक दिया गया, उस पर ऑब्जेक्शन लग गया है, डीडीसी ने ऑब्जेक्शन लगा दिया, डीएम को भी इस बात की खबर मिली, सबको मिली खबर, हलचल मच गया, भूकंप सा आ गया, और उस काम को अल्टीमेटली रोकना पड़ा। तो शिवहर जिला के सरसौला खुर्द पंचायत में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की ये हमारी सबसे पहली कामयाबी है, और इस कामयाबी के लिए मैं उस पूरे टीम को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, सर, जो मेरे पीछे काम करती है। हमारी एक बहुत बड़ी टीम है, उस टीम में आप भी जुड़ सकते हैं, जो जज्बा रखते हो आगे जुड़ सकते हैं। वो टीम काम करती है, पूरा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती है, आरटीआई लगाने का काम करती है। मैं आपको पहले भी लाइन में नाम बताया हूं, आगे भी बताऊंगा आपको। वो टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और खासकर सरसौला खुर्द पंचायत के उस नवयुवकों का, जिसमें भगत सिंह जैसा दिल है, उनको तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूं। आज मुझे लग रहा है कि भगत सिंह सिर्फ पंजाब में ही नहीं पैदा हुए थे, अमृतसर में, भगत सिंह हमारे शिवहर में। उनको पता नहीं है, जैसे हनुमान जी को पता नहीं होता कि वो हनुमान जी में कितनी ताकत है, उन्हें याद दिलाना पड़ता है, वैसे ही हमारे शिवहर के युवक हैं, उन्हें पता नहीं है कि वो भगत सिंह है। लेकिन मैंने कल भगत सिंह को देखा है सरसौला खुर्द में, और मैं तो मानता हूं कि हर पंचायत में भगत सिंह है। हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं भगत सिंह है, आपको पता नहीं है कि आप भगत सिंह है, एक बार बनो तो सही, एक बार बनो सही, आप देखो आप भगत सिंह से कम नहीं है। लेकिन दोस्तों याद रखना, भगत सिंह की तरह आपको फांसी पे झूलने नहीं दूंगा, फांसी पे झूलने के लिए मैं तैयार बैठा हूं, आगे मैं रहूंगा, आपका नाम कहीं नहीं आएगा, चिंता ना करें। तो हम जो टीम है, यही टीम मैं चाहता हूं कि हर 53 पंचायत से 2, 4, 5 आदमी भगत सिंह हमारे साथ जुड़े। हम खून नहीं मांग रहे हैं, बिना खून की आजादी देने की वादा करता हूं। सुभाष चंद्र बोस की तरह नहीं कहता तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नहीं, तुम मुझे साथ दो, मैं तुम्हें विकास दूंगा, यही मेरा नारा है। तुम मुझे साथ दो, मैं भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, मैं सारे चोरों को बांध के समुद्र में फेंक दूंगा। दोस्तों, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आप हमें साथ दें, और इसी साथ की हम आपसे कल्पना करते हैं, आशा करते हैं। अब आइए हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैं पहले लाइव से और शुरू से आवाज बुलंद करता रहा हूं कि क्वारंटाइन सेंटर पे बहुत सारा
घोटाला चल रहा है। बहुत शुरू से मैं बोलता आया, लोगों ने ध्यान नहीं दिया, प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। हर पंचायत को 9 लाख रुपया मिला है, प्रखंड को भी स्तर पे भी मिला है आपको, और आपको जिला परिषद स्तर पे भी 2 करोड़ रुपया दिया गया है। 20 लाख रुपया हर प्रखंड को मिला है, पंचायत समिति को मिला है 20 लाख रुपया, हर एक पंचायत समिति को 2 करोड़ रुपया जिला परिषद को मिला है, 9 लाख रुपया हर पंचायत को मिला है इस कोरोना जैसे आपदा से निपटने के लिए। मैं शुरू से ही आवाज बुलंद करता रहा दोस्तों, इसमें बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। बहुत लोगों ने बहुत विवाद भी पैदा किया, मैं उस विवाद की बात नहीं करता, लेकिन आज तो आपको लग रहा होगा, जब आपको ये खबर आई होगी कि अविराजपुर बैरिया की जो मुखिया है वो धरने पे बैठी है, आमरण अनशन पे बैठी है, इस क्वारंटाइन सेंटर पे हो रहे घोटाले के को लेकर। दोस्तों कुछ सवाल आ रहे हैं, हम तो जुड़े हैं पर मेरा मोबाइल नंबर जोड़ेंगे दोस्तों, सबको जोड़ेंगे। हो सकता है कुछ सवाल का जवाब मैं ना दे सकूं, विनय जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, विनय जी कुछ सवाल के जवाब आप भी देते रहे इनको साथ में, ताकि मैं अपनी बात को रख सकूं। आइए, तो क्वारंटाइन सेंटर पे जो घोटाला हो रहा है उसमें आपको बताया था, पंडाल की व्यवस्था, जनरेटर की व्यवस्था, बर्तन की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था, कच्चे राशन, पके हुए राशन की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था, बर्तन की व्यवस्था, सबकी व्यवस्था की जानी थी, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा था। खाने के नाम पर आपने देखा पानी वाला चावल, पानी वाला दाल, पानी वाला तरकारी, आलू का तरकारी, जिसे हम अपने भाषा में, सिबर के भाषा में तरकारी बोलते हैं, आलू का तरकारी लोगों को परोसा जा रहा है, क्योंकि पैसा इतना मिला हुआ है। क्वारंटाइन सेंटर के नाम पे अलग से फंड आया, तो उस फंड का घोटाला आज तो ये बात सार्थक हो रहा है, जब अविराजपुर बैरिया की मुखिया खुद धरने पे बैठी। अब दिखने में आ रहा है कि वो लुंगी भी निकल के आ रहा है, जो कपड़ा भी निकल के आ रहा है, बर्तन भी निकल के आ रहा है। इससे पहले कहां जा रहा था वो कपड़ा और बर्तन, कहां गायब हो गया? तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब है, घोटाला हो रहा था, लेकिन आवाज बुलंद करने वाला कोई इंसान नहीं था, क्योंकि विरोध नहीं हो रहा था, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज नहीं उठ रहा था, इसलिए उनको वो सामान देने की जरूरत नहीं महसूस हो रही थी। आज जो मुखिया जी बैठी है, तो बस सामान, अब प्रशासन भी चुस्त है। हालांकि आपको पता होगा प्रशासन ने मना कर दिया था कि आप धरना प्रदर्शन में नहीं बैठ सकती, किला में उनको परमिशन नहीं दिया गया, इजाजत नहीं दिया गया, तो हार के उनको अपने घर पे ही आमरण अनशन पे बैठना पड़ा है। मैं मुखिया जी के का सपोर्ट करता हूँ, मुखिया जी के जो अविराजपुर बैरिया की मुखिया हैं, उनके इस अभियान में मैं उनके साथ हूँ, और मेरा हमेशा मोरल सपोर्ट, नैतिक समर्थन उनके साथ है और साथ रहेगा। हमारी लड़ाई भी भ्रष्टाचार की लड़ाई है, उनकी लड़ाई भी भ्रष्टाचार की लड़ाई है, और इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में मैं उनके साथ सदैव। दोस्तों अब मैं अंबा दक्षिणी पंचायत के ललुआ गांव का वार्ड नंबर 4 में एक हरिजन बैठका का निर्माण हो रहा है। मैंने उसको लेके भी पोस्ट किया था कि उसमें भी घटिया ईंटों का इस्तेमाल हो रहा है, उस काम को रोका जाए, तो अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ है, अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ है। दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा आवाज बुलंद करने में हम कमजोर रहे। ललुआ पंचायत से लोगों ने इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं किया, शायद, मैं ये नहीं कह रहा हूं उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, हो सकता है उन्हें पता ना हो, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं हो, अनभिज्ञता, अनअवेयरनेस भी बहुत ज्यादा है। आप जानते हैं अनअवेयरनेस हमारे यहाँ कितना ज्यादा है, लोगों को जानकारी नहीं है कि कितनी योजनाएं बिहार सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जो चल रही हैं, और जिसके लिए फंड पंचायत लेवल पे, पंचायत स्तर पे, पंचायत समिति स्तर पे और जिला परिषद स्तर पे भेजा जाता है, नगर पंचायत स्तर पे भेजा जाता है, लोगों को उसकी जानकारी, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अभी तक उसका नहीं हुआ है, लेकिन मैं आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से फिर से पिपरारी प्रखंड के वीडियो, सर्कल ऑफिसर, सीओ और डीडीसी का ध्यान ललुआ गांव के वार्ड नंबर 4 पे हो रहे हरिजन बैठका के निर्माण की तरफ आकर्षित करता हूं, और उनसे ये दरख्वास्त करता हूं, उनसे ये हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जनता के साथ इतनी बेईमानी ना करें,
इतना अत्याचार ना करें, इतना रिश्वतखोरी और घूसखोरी ना करें। मुखिया को भी कहता हूँ, वार्ड मेंबर को भी कहता हूँ, सरपंच को भी कहता हूँ कि क्या क्या तरीका है यार। आप पैसा खाने के लिए रिश्वत, लोगों का हक मार के खा रहे हैं। क्या आपको भगवान ने इतना समर्थ नहीं दिया है कि आप अपनी कमाई से, अपने हाथों से कमा के खा सके? लोगों का हक मारते हैं, लोगों का रिश्वतखोरी करते हैं। अरे इतनी गंदगी कहाँ लेके जाओगे भाई, कहाँ लेके जाओगे? सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। कुछ तो शर्म करो। अगर वो हरिजन बैठका गिर जाता है, उसमें 2-4 हरिजन मर जाते हैं, कौन जिम्मेदार होगा? तो कृपया करके आप इस बातों पे ध्यान दें, इस हरिजन बैठका के निर्माण को सही से कराएं। गरीब लोग हैं, कुछ दुर्घटना ना हो जाए, इस बात पर खासकर आप लोग ध्यान रखें, और उम्मीद करते हैं कि आप इस पर कुछ न कुछ कार्रवाई करेंगे। आइए एक और बात पे हम चर्चा करते हैं। हर एक पंचायत में चबूतरे का निर्माण, चबूतरे का निर्माण तो इसलिए हुआ कि उस पर लोग बैठेंगे, खाली रहेगा, साथ में किसी आपदा के समय में घर से बाहर निकल के या फिर शाम के टाइम में उस पर बैठने का इस्तेमाल होता है। आप देखिए, हर कई जगह तो वो चबूतरा अब आज अस्तित्व में ही नहीं, बन गया 3 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख रुपए में वो चबूतरा बन के तैयार हुआ। अब वो चबूतरा मिट्टी में मिल गया। कई जगह तो अस्तित्व में ही नहीं। कुछ जगह अगर अस्तित्व में है तो उसका काम गोबर का चिपड़ी पाथने के काम आता है। गोबर का चिपड़ी पाथने के काम इस्तेमाल होता है। तो क्या हरिजन बैठका का निर्माण इसी बात के लिए किया गया है? इसका मतलब ये है कि जो सरकारी अनुदान है, जो सरकारी पैसे हैं, उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। जिस मकसद से उसको बनाया गया है, उस मकसद के लिए होना चाहिए। तो मुखिया जी, आप इस बात पे ध्यान दें। और जो हमारे वीडियो साहब है, सर्कल ऑफिसर साहब है, ये सब करते क्या है मुझे ये समझ में नहीं आता। आप इसको देखें कि जिस चीज के लिए जो चीज बनाया गया है, उस चीज का इस्तेमाल उसी चीज के लिए होना, तो चिपड़ी पाथने के लिए थोड़ी इसका इस्तेमाल होगा। तो ऐसा हो रहा है। आइए बकरी शेड और नाद निर्माण में घोटाले की तरफ आपका ध्यान ले जाते हैं। अब बकरी शेड और नाद निर्माण में दुनिया भर का घोटाला है। हम लोग इस पर भी काम कर रहे हैं, हम लोग इस पे भी काम कर रहे हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट हैं हमारे साथ जुड़े हुए, आरटीआई लगा रहे हैं, पता कर रहे हैं, और इस पर हम लोग पीआईएल जो जनहित याचिका बोलते हैं उसको लगाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। बस इस लॉकडाउन ने हमारा हाथ भी लॉक कर रखा है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है, तुरंत नोटिस हम भिजवाएंगे, एफआईआर कराने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक बात और कहना चाहता हूँ। इससे पहले भी हमारे जो अविराजपुर बैरिया की मुखिया है, वो आमरण अनशन पे बैठी थी, और जैसा कि सुनने में आया है, शौचालय घोटाले को लेके बैठी थी, और कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर भी हुआ था। लेकिन उसमें अभी तक कोई रिजल्ट मुझे दिखा नहीं, और इस बात को 4-5 साल हो गए हैं, अभी तक तो कोई रिजल्ट दिखा नहीं। और कुछ लोगों के खिलाफ जो छोटे लेवल पे थे, जैसे कनिष्ठ अभियंता होते हैं, जूनियर इंजीनियर, इनके खिलाफ एफआईआर कर दिया गया। जो बड़ी मछली थी, उन लोगों के खिलाफ वो एफआईआर नहीं किया गया। तो कहने का मतलब है कि बड़ी मछली को फंसना ज्यादा जरूरी है। बड़ी मछली जब तक नहीं फंसे इसके अंदर, तब तक कोई सुधार नहीं हो सकता, और हम कोई सुधार की उम्मीद नहीं कर सकते। आइए, एक बड़ा अहम मुद्दा है जिसकी तरफ मैं आपको डीएम जी और लक्ष्मण पटेल की तरफ आपका ध्यान लेके चलूंगा अभी। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि कुछ एक आध सवाल जो आप, आज विधायक जी के बारे में भी बहुत सारे बेनामी प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है। नगर पंचायत जो घोटाला हो रहा है प्रधानमंत्री आवास में, उस तरफ भी हम आपका आज कुछ के बारे में भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप कुछ सवाल हमसे पूछें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम आपके सवाल के इंतजार में हैं। कुछ सवाल है तो आप बताएं हमें। नहीं है अगर सवाल तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों आपसे रूबरू होना, आपसे आपके ज्ञान को बढ़ाना, आपको आत्मनिर्भर बनाना, आपको सजग बनाना, आपको जागरूक बनाना, और अपने अधिकार के लिए लड़ना हमें बहुत अच्छा लगता है। मैंने आपको ससोला खुर्द का बताया ही, मुझे उन युवकों को देख के वाकई बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ाया उन्होंने हमारा।
और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और सवाल नहीं आ रहे हैं अभी, तो मैं शायद अब मुझे आगे ही बढ़ना पड़ेगा। आइए, तो मैं डीएम साहब की बात करता हूँ। हमारे डीएम है अविनेश कुमार सिंह। इससे पहले भी डीएम रहे, उससे पहले भी राजकुमार जी डीएम रहे, उसके बाद अरशद अजीज जी रहे, उसके बाद ये अवनीश कुमार सिंह आए हैं। भाई साहब, एक बात का मुझे बहुत दुख होता है। पहले तो मैं बता दूं डीएम पद की गरिमा क्या है। मुझे दुख हो रहा है ये कि एक डीएम को मुझे बताना पड़ रहा है कि डीएम एक आईएएस ऑफिसर है, एक एडवोकेट होकर मुझे आपको बताना पड़ रहा है। मैं आईएएस ऑफिसर की बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ बहुत पढ़े लिखे लोग और बहुत समझदार लोग होते हैं, सुलझे हुए लोग होते हैं। लेकिन आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है इस प्लेटफॉर्म से, मैं डीएम साहब को डीएम पद की गरिमा समझाने का बहुत दुख है मुझे इस बात का। लेकिन फिर भी क्या करूं, हताश हूं, परेशान हूं, इसलिए आपको 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 अपने पद की गरिमा के बारे में समझाना पड़ता है। दोस्तों, डीएम जिला के गार्जियन होते हैं, अभिभावक होते हैं। डीएम आप कह सकते हैं, मालिक शब्द कहना तो ठीक नहीं है, मतलब अभिभावक है आप सबके देखभाल करने के लिए हैं। आपको इतना सुलभ होना चाहिए, सुगम होना चाहिए कि जिला का हर एक व्यक्ति आप तक पहुंच सके, चाहे वो फोन के माध्यम से हो, चाहे प्रत्यक्ष मीटिंग के माध्यम से, आपसे डायरेक्ट मिलने की बात है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमारे डीएम साहब से मिलना आज के डेट में ऐसे असंभव हो गया है जैसे कि कलयुग में भगवान से मिलना। आप तो कलयुग के सचमुच में भगवान ही हो गए अवनीश कुमार सिंह जी, आप भगवान ही हैं। अब तो ऐसा लगता है कि आपकी फोटो रख के ही शिवहर की जनता को आरती उतारनी पड़ेगी। शिवहर की जनता आपसे फोन पे बात नहीं कर सकती, ना शिवहर की जनता आपसे डायरेक्ट मिल सकती। कारण कारण सिंपल और सिंपल, सिर्फ एक आदमी है, एक आदमी जो सुपर डीएम है। मतलब ये कि डीएम से मिलने के लिए एक सुपर डीएम जिसका नाम लक्ष्मण पटेल है, उससे परमिशन लेना पड़ेगा, तब जाके डीएम से मुलाकात होगी। भाई साहब, ये पोस्ट क्या आप डीएम साहब ने क्रिएट किया है या भारतीय संविधान ने क्रिएट किया है? मुझे तो आज तक संविधान पढ़ते 395 धारा है, 22 शेड्यूल है, सॉरी 22 पार्ट है और 12 शेड्यूल है। 395 धारा में मुझे आज तक इस सुपर डीएम का पोस्ट तो नजर नहीं आया। अब आपने अगर बनाया है इस सुपर डीएम का पोस्ट तो हमें भी बता दीजिए डीएम साहब। अब इस लक्ष्मण पटेल की कहानी सुनिए। लक्ष्मण पटेल पान की दुकान चलाने वाला आदमी, किसी और विभाग में काम करता है, लेकिन रहता डीएम साहब के साथ है। किसी भी व्यक्ति को मिलना है तो लक्ष्मण पटेल से पहले इजाजत लेनी पड़ेगी। भैया आप हो क्या, कौन से जगह के आदमी हो, कहां से उतरे हो, कौन से पोस्ट है, कौन सी अथॉरिटी है आपके पास? पान की दुकान चलाते चलाते आप बन गए यहाँ पे एक चपरासी। आप किसी और विभाग में चपरासी हैं और डीएम के साथ रहते हैं। आप अकूत संपत्ति के मालिक हैं। क्या एक चपरासी के पास, मैं इंक्वायरी बैठाऊंगा, चिंता मत करिए लक्ष्मण पटेल जी, हम चिंता मत कीजिए, मैं आपके खिलाफ इंक्वायरी बैठाऊंगा कि आपके पास कितनी संपत्ति है। इस पूरी संपत्ति का ब्यौरा निकालूंगा मैं आपसे। मैं आपको चैलेंज भी कर रहा हूं इस जगह से कि आप संभल जाइए, नहीं तो आपकी सारी संपत्ति मैं फॉरफिट करा दूंगा जब्त। लक्ष्मण पटेल जी, आपने जिस तरह से जिला को बर्बाद कर रखा है, सारे डीएम को आप हाईजैक कर लेते हैं। हाईजैक का मतलब आपको नहीं समझ में आता होगा। हाईजैक का मतलब होता है किडनैप कर लेना। आप डीएम को किडनैप कर लेते हैं, आम जनता तक उनकी पहुंच खत्म हो जाती है। अरे मैं अपनी बात करता हूँ, डीएम साहब आप सुन रहे हो तो कृपया सुने। मैंने आपको खुद सरसौला खुर्द वाले घोटाले के लिए आपको खुद फोन लगाया था, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि आप फोन भी तभी मेरा उठाएंगे जब लक्ष्मण पटेल आपको इजाजत देगा। भाई साहब, डीएम साहब, ट्विटर पे आपने लिखा था, बड़ी खुशी है कि मैं जल जीवन हरियाली के तहत सरसौला खुर्द में सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है,
वहां पे चबूतरा निर्माण का काम हो रहा है और मनरेगा के तहत हो रहा है। ये खुद आपने ट्विटर पे लिखा था, मैंने उसमें उसको रीट्वीट किया। मैंने रीट्वीट में कहा कि उसमें बिल्डिंग मटेरियल घटिया इस्तेमाल हो रहा है, कृपया इसका संज्ञान लीजिए और इस काम को रुकवाइए। लेकिन आपने मेरे ट्वीट का जवाब नहीं दिया। जब मैंने आपको फोन किया तो आपने मेरा फोन भी नहीं उठाया। मुझे बाद में पता चला कि आपको फोन उठाने के लिए भी एक दलाल की जरूरत होती है जिसका नाम लक्ष्मण पटेल है। डीएम साहब, आप अपने पद की गरिमा को समझिए और इस हद तक मत गिर जाइए आप कि डीएम पद की गरिमा ही लोग भूल जाएं। आप इतने गिरे हुए हो सकते हैं डीएम साहब, मुझे तो इतना भरोसा नहीं था। आप आईएएस पदाधिकारी हैं, आप इतने पढ़े लिखे लोग हैं, डबल ग्रेजुएट हैं आप, आपको इतना समझ नहीं है, इतनी अकल नहीं है आपके पास कि आप जनता के पास सुलभ रहिए, जनता आप तक आसानी से पहुंचे। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने डीएम पद की गरिमा को बेच दिया। आप इतने भिखमंगे थे तो आपको डीएम बनना ही नहीं चाहिए। जब मैं क्वारंटाइन की बात कर रहा था तो आप कह रहे थे कि कुछ है ही नहीं, कोई घोटाला नहीं हो रहा। अभी अविराजपुर बरिया की मुखिया बैठी हुई है, अविराजपुर बरिया की मुखिया किस बात के लिए बैठी हो? मुखिया पद पे है, उन्हें पता है कितना पैसा आया और क्या आया है। हम तो अभी आरटीआई लगाए हैं और मेरा 4 आरटीआई तो आपके पास पहुंच भी क्या होगा, 24 तारीख को ही पहुंच गया 4 आरटीआई आपके यहाँ, उसकी रिसीविंग है हमारे पास। तो आप एटलीस्ट ये पद की गरिमा को समझिए। लक्ष्मण पटेल जैसे आदमी से आप दूरी बनाए, जनता से पहुंच रखिए। आपके 2 मोबाइल हैं, दोनों मोबाइल किसी काम के हैं? क्यों आपने दोनों मोबाइल पब्लिश किया हुआ है वेबसाइट पे, जिससे जनता आपसे मिल ही नहीं सकती, आपसे जनता बात नहीं कर सकती? ना तो जनता आपसे मिल सकती है, ना जनता आपसे फोन पे कांटेक्ट में आ सकती। अरे किस बात के आप आईएएस हैं, किस बात के डीएम बने हुए हैं, आप जिला के गार्जियन बने हुए हैं? कैसे गार्जियन है आप एक परिवार के? आप ये सोच सकते हैं, ये कैन यू इमेजिन? आप ये सोच सकते हैं, परिकल्पना कर सकते हैं कि घर के बच्चे, घर के सदस्य अपने परिवार के मुखिया से नहीं मिल पा रहे? कितनी शर्म की बात है, आपने इस पद की गरिमा को बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया। मेरा देखिए, मैं इस पद की बहुत इज्जत करता हूं क्योंकि मैं इसको अपनी बराबरी का समझता हूं और इसी बराबरी का होने के नाते आपको आज ये सजेशन, ये मेरा सलाह है, रिकमेंडेशन दे रहा हूं। लक्ष्मण पटेल जैसे आदमी से आप दूरी बना लें, लक्ष्मण पटेल जैसे आदमी को आप हटाएं, बिल्कुल जनता से सुलभ हो, जनता से आपका डायरेक्ट संवाद हो, ये कोशिश करें आप। नहीं तो मजबूरन हमें तो आपके खिलाफ भी मुकदमा में जाना ही पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए, हम आपको भी घसीट लेंगे। हम कुछ नहीं समझते, कोई डीएम एसपी इन सबको कुछ नहीं समझते। अगर आप सही हैं पूरी इज्जत दी जाएगी, गलत है कोर्ट तक घसीट लाऊंगा आपको, कोर्ट तक घसीट लाऊंगा, आपकी सारी संपत्तियों का ब्यौरा मंगा लूंगा। तो डीएम साहब, आज आपके लिए संवाद है और कृपया करके इस बात को संज्ञान लें, लक्ष्मण पटेल जैसे आदमी से दूरी बनाए। और मैं इस बात पे पूरी इंक्वायरी रख रहा हूँ, मैं पूरी उसकी बात का पता रख रहा हूँ। मुझे ये भी पता है लाख लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया आप लोग लाइसेंस देने में, आर्म्स लाइसेंस देने में पैसे ले रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, दुनिया भर का रिश्वत जा रहा है डीएम साहब आपके पास। मुझे ये भी खबर आई है कि इस क्वारंटाइन सेंटर पे सैनिटाइजर और इन सब के खरीद फरोख्त में दुनिया भर का धांधली हुआ है। कोई नहीं, हम तो इस पे आरटीआई लगाएंगे, सारी बातों का पता करेंगे कि आपने कितने का मास्क खरीदा, कितने का सैनिटाइजर खरीदा, उस मास्क का रियल रेट क्या था, सैनिटाइजर का रियल रेट क्या था, कितना पैसा बढ़ा के उसको खरीदा गया, जितने भी सामान है उसका रियल रेट क्या था और कितने में खरीदा गया, सब पे इंक्वायरी होगी। आप ये भूल जाइए, वो जमाना गया जो आप खरीद के लाए, लोग पूछने वाला कोई नहीं। मैं सारा ब्यौरा ले लूंगा, कितने पैसे आए हैं आपके पास, आप डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है, इस समय आपके पास डिजास्टर अथॉरिटी है, आपके पास आप डिजास्टर प्लान बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन घोटाला नहीं कर सकते। शर्म आनी चाहिए इस वक्त में, ऐसे इस प्राकृतिक आपदा के टाइम में आप जैसे लोग इसमें भी पैसे कमाने के लिए, मतलब इंसानियत इस हद तक गिर जाएगी, मैं कभी सोच नहीं सकता। यार डीएम, आप एक आईएएस ऑफिसर हैं, आप इस हद तक गिर जाएंगे, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तो कृपया कर डीएम साहब, लक्ष्मण पटेल से ये मीडिएटर जो दलाल है, इससे आप दूरी बनाएं। इसकी अकूत संपत्ति एक चपरासी होके इतने पैसे का मालिक हो चुका है, आज हमें सब खबर है इसकी, ये इसकी जानकारी मैं इकट्ठा कर रहा हूं। अब आइए अभिषेक प्रताप जी को नमस्कार, साजिद जमाल जी को नमस्कार, पवन कुमार झा जी को नमस्कार, गुलशन चौहान जी को नमस्कार, विवेक राय जी को नमस्कार। इकरम आलम साहब, अभी गुड नाइट क्यों कह रहे हैं आप? पूरा लाइव तो सुनिए, अभी गुड नाइट बाद में बोलिएगा। सबको नमस्कार करता हूं मैं दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। अब एक नया मुद्दा पे आऊंगा मैं,
अभी मेरे पास खबर आ रही है, नगर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50,000 60,000 रुपया कमीशन लिया जाता है। 2 लाख रुपया मिलता है आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। उसमें 50,000 से 60,000 रुपया रिश्वत लिया जाता है, और वो भी एडवांस में। एक गरीब आदमी क्या क्या काट के, पेट काट के, बेच के प्रधानमंत्री आवास योजना। अरे आप घर से थोड़ी दे रहे हो भाई साहब, ये सरकार का पैसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है, ये बिहार गवर्नमेंट का नहीं है। ये केंद्र सरकार से पैसा जा रहा है लोगों को छत देने के लिए, पक्का मकान बनाने के लिए। आप उसमें भी नहीं छोड़ते। अरे जीवन के 3 बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। आप इन तीनों में भी रिश्वतखोरी से नहीं बाज आते। रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान में भी रिश्वत खाते हैं। किस हद तक गिर गए भाई, किस हद तक गिर गए, और कितना गिरेंगे आप? किस हद तक गिर गए? रोटी, कपड़ा, मकान में रिश्वत खाया जा रहा है, राशन में आ रहा है रिश्वत खा रहे हैं लोग, कपड़ा देने में रिश्वत खा रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर पे लुंगी देना है उसमें रिश्वत खा रहे हैं, छत देना है लोगों को, मकान देना है उसमें रिश्वत खा रहे हैं। आपके साथ रहकर भ्रष्टाचार, विक्रम आलम जी कह रहे हैं आपके साथ रहकर भ्रष्टाचार मुक्त सिवर होगा। जरूर होगा, मेरे पंचायत नाइस जॉब। अफरोज आलम जी कह रहे हैं नमस्कार। अफरोज आलम जी को नमस्कार। राजनारायण शाह जी को नमस्कार। अरविंद जी को नमस्कार। रोनियार सुधीर जी को नमस्कार। जरूर होगा, जरूर होगा, मेरे से नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ ऊर्जा भरने का काम कर रहा हूं, करना आपने है, मैं सिर्फ रास्ता बताऊंगा। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी एसपी और डीएम में इतनी जान नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, सच के लिए लड़ेंगे और आपके खिलाफ आंदोलन हो जाएगा। इतनी बड़ी क्रांति होगी, ये संभाल नहीं पाएंगे, इतनी बड़ी क्रांति होगी। इनमें रोकने का दम है क्या? जितना भ्रष्टाचार है, हर लेवल पे भ्रष्टाचार हो रहा है। तो आइए, मैं नगर पंचायत की बात कर रहा था। नगर पंचायत के अध्यक्ष के इशारे पे आप एक बात बताइए, अध्यक्ष को ये पता नहीं होगा कि हर प्रधानमंत्री आवास देने में, आवास योजना में 50,000 से 60,000 रुपया लिया जा रहा है? सबको पता है। मेरे पास 27 आदमियों के लिस्ट आए हैं कल के डेट में। 2700 आदमी से पैसा लिए हैं, जिनके नाम और नंबर है। कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आपके पास क्या सबूत है, आप ऐसे लोगों को डिफेम नहीं कर सकते। मेरे खिलाफ कर दो ना मुकदमा। अगर आप डिफेम नहीं कर सकते तो धारा भी बता देता हूँ। धारा 5 आईपीसी का 500, 501, 502, 503 करो। किस में करते हो आप? है तो करो ना। आप है ही नहीं आपके पास, हमारे पास है। 27 से 30 आदमियों का लिस्ट आ चुका है नगर पंचायत का, जिससे आप लोगों ने पैसा लिया है। संजीव जी गुड सर, धन्यवाद। राजू पटेल जी धन्यवाद। जमीर साहब मस्त बोल रहे हैं जी, धन्यवाद धन्यवाद। सूरज दीक्षित साहब को नमस्कार। ये मस्त बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। अगर हमारे बोलने से आपके अंदर ऊर्जा आता है, आपके अंदर जज्बा आता है, तो मैं समझता हूँ मेरा बोलना। राकेश तिवारी जी, जनता डर जाती है इसलिए कोई नहीं बोल पाता। आपके नाम मैं गुप्त रखूंगा, आप मुझे सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए। आप संघर्ष करो और हम आप। जटाशंकर शुक्ला जी को नमस्कार। अभिमन्यु कुमार जी को नमस्कार। अम्बा दक्षिणी पंचायत के क्या स्टेट्स है? ठीक है जी, बताऊंगा मैं आपको। कुमार अभिषेक प्रताप सिंह, 21 अक्टूबर से चुनावी बिगुल बज गया है। आप देखिए यहाँ क्या क्या जल्दबाजी में होता है। कुछ नहीं होगा, इस बार बहुत अच्छा होगा अभिषेक प्रताप सिंह, मैं आपको गारंटी देता हूँ। इस बार शिवहर के राजनीति में वो होगा जो आज तक नहीं हुआ। वार्ड नंबर 9 घूसखोरी हो रहा है। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, ये तो हो रहा है 100%, बहुत हो रहा है। ये हमारे पास बहुत इंफॉर्मेशन आ रहा है कि आवास योजना में बहुत सारा घूसखोरी हो रहा है। अरे भगवान भी मिल जाएंगे समय के लिए, लेकिन डीएम साहब नहीं मिल पाएंगे। बिल्कुल यही मेरा कहना है कि रंजीत जी को प्रणाम, रंजीत कुमार जी को नमस्कार, राजू समीर जी को नमस्कार। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है, हाँ, लक्ष्मण पटेल की डिग्री भी नहीं है, डिग्री भी नहीं है, यही तो आश्चर्य की बात है। खैर डिग्री हो चाहे नहीं हो, मेरे कहने का मतलब है, आपने लक्ष्मण पटेल जी को अगर चपरासी बना दिया, कोई बात नहीं। चपरासी जिस विभाग में है उस विभाग में जाएंगे, या चपरासी है किसी और विभाग में, रहते डीएम साहब के साथ है। किसी को मिलना है तो डीएम साहब के सेक्रेटरी से बात होगी या इससे बात होगी। लक्ष्मण पटेल है कौन? क्यों आता है ये? क्यों? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये दलाल है। मेरे कहने का मतलब ये है। खैर, अब ये मेरा जो पूरा फोकस है, उस समय इस समय मैं बात करूंगा आपसे सिर्फ नगर पंचायत को। तो नगर पंचायत के जो अभी अध्यक्ष हैं, इसका मतलब वो अभी रिश्वतखोर है। अगर रिश्वतखोर नहीं होते तो इतने मकानों के प्रधानमंत्री आवास योजना में जितने भी मकान का आवंटन हो रहा है, उस आवंटन में
50 से 60 हजार रुपए का रिश्वतखोरी नहीं होता। अच्छा, इकरम आलम जी कह रहे हैं मैं अपनी परेशानी को लेकर डीएम साहब को मैसेज लिखा था व्हाट्सएप पर डीएम साहब ने ब्लॉक ही कर दिया। वाह जी वाह, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, डीएम साहब ना आपसे व्हाट्सएप पे मिल सकता। मैंने खुद इनको 2 दिन पहले डीएम साहब को व्हाट्सएप में फोन करने का कोशिश किया, फोन फुल रिंग गया दोनों फोन, लेकिन उन्होंने दोनों में से, अरे कारण ये है ना कि वो फोन या व्हाट्सएप तभी उठाएंगे जब लक्ष्मण पटेल उन्हें कुछ पैसा पहुंचा देगा, कुछ रिश्वत दे आएगा। महावीर मित्र मंडल जय श्री राम, यूसुफ खान जी को नमस्कार, राजू पटेल जी को नमस्कार, अवनीश कुमार जी को नमस्कार। तो दोस्तों, नगर पंचायत में एक और बहुत बड़ा मुद्दा है, जगदीश नंदन सिंह द्वार पे आज पिछले 5-6 सालों से जल जमाव हो रहा है, लेकिन उस पर नगर पंचायत के अध्यक्ष का ध्यान नहीं है। तो मैं ये समझू कि उस पर इसलिए आपका ध्यान नहीं है क्योंकि उसमें आपको 50,000 रुपए का रिश्वत नहीं मिलता, या क्या वजह? उस वजह का को कृपया आप जन संवाद के जरिए लोगों को बताएं। और वजह तो कुछ नहीं हो सकती, अगर समस्या है तो उस समस्या के निदान के लिए नगर पंचायत बना है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाला था जिसमें डाकघर के आसपास गंदगी काफी जमा था, तो मैंने नगर पंचायत के ऊपर भी एक आरटीआई फॉर्म किया है, एक आरटीआई बनाया है, अभी उसमें डालूंगा कि कितना पैसे आ रहा है और किस किस पद में खर्च हो रहा है। इन सारा डिटेल लेने के बाद नगर पंचायत में भी भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोरी को मैं नहीं बख्शने वाला। अगर नगर पंचायत में कोई अपने आप को ये समझ रहे हो कि नगर पंचायत को तो हमने छोड़ ही दिया, हमारा तो सिर्फ काम ग्राम पंचायत और पंचायत समिति और जिला परिषद लेवल पे चल रहा है, तो जी नहीं, हम सब डिवीजन और नगर पंचायत को भी नहीं बख्शने वाले। हमारा ध्यान वहां भी है, हमारा ध्यान हर एक उस जगह पे है जहाँ पे भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी हो रहा है। हम उस हर चीजों के पीछे लगे हुए और हमारा मकसद ही है सर, कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। अभी कुछ दोस्तों का फोन आया था कि शायद राकेश जी कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते होंगे, इसलिए इन सब चीजों की लड़ाई लड़ रहा है, और हो सकता है कि वो इस बार एमएलए के लिए आ रहे हैं। एक दोस्त का फोन आया मेरे मित्र के पास कि क्या इस बार एमएलए के लिए फाइट कर रहा है। मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है, पर्पस नहीं है। मैं एक एडवोकेट हूँ और मेरे पास काम इतने हैं कि मैं फुर्सत नहीं है मेरे पास ये सब सोचने। ये तो लॉकडाउन है जो इतना समय मैं आपके बीच दे पा रहा हूँ, ये मत सोचिएगा कि मैं आगे समय नहीं दूंगा। मैंने एक शुरुआत कर दिया है, ये शुरुआत भी मुझे एसपी ने मजबूर किया, क्योंकि एसपी की तरफ से वहाँ के युवाओं को बहुत परेशान किया जा रहा था। तो मेरे को भी ऐसे ही परेशानी का एक टेलीफोन आया, उसके बाद मैंने सर पे कफन मान लिया कि अब मैं इस भ्रष्टाचार को खत्म करके ही मानूंगा। तो अब मैं भ्रष्टाचार के पीछे लग गया हूँ और इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। मेरा एक ही मकसद है, यहाँ से भ्रष्टाचार को खत्म करना। आइए, जगदीश नंदन सिंह द्वार पे जो जल जमाव है, क्या अंशुमान नंदन जी जो अध्यक्ष है नगर पंचायत के, उन अंधे तो नहीं है? मेरे ख्याल से उनकी आंख की रोशनी ठीक है। अगर उनकी आंख की रोशनी ठीक है तो उन्हें क्या 5 सालों से जगदीश नंदन सिंह द्वार पे जल जमाव नहीं दिख रहा है? और डीएम साहब को नहीं दिख रहा है, समाहरणालय के मुख्य द्वार के ऊपर है, उन्हें नहीं दिख रहा? उन्हें सब दिख रहा है, उन्हें सब दिख रहा है। लेकिन फिर वही है, कुछ ना कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है, पर्सनल निजी हित, जिसकी वजह से उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब आइए देखिए, शहर की एक प्लानिंग होती है, नगर की एक प्लानिंग होती है। जब सड़कें बनाई जाती है तो साथ में नाली का भी प्रोविजन होता है। लेकिन मैंने देखा है, मेरा खुद मकान वार्ड नंबर 15 में है, मैंने देखा है डीएम आवास के ठीक सामने है, मैंने देखा है कि वहां पे लोगों ने सड़क तो बना दिया लेकिन नाली की कोई व्यवस्था ही नहीं। तो ये क्या प्रयोजन है, ये क्या प्लानिंग है? आप कैसे करते हैं प्लानिंग? बिना प्लानिंग के आप काम करते हैं। आप एक बार सड़क बना दिए और सड़क बना के नाली छोड़ दिया, लोगों ने अपने घर का पानी सड़क पे बहाना शुरू कर दिया, धीरे धीरे वो सड़क जो है खराब हो जाता है। इसका मतलब आप सोचते हैं कि जितने बार ठेका होगा, जितने बार टेंडर होगा, उतना पैसा हमें आएगा, हमें क्या है, हमें लोगों के हित से मतलब नहीं है, अपना पॉकेट भरने से मतलब है। ऐसा नहीं चलेगा। अब इन चीजों को छोड़ दीजिए, ये सब काम अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। अब जनता जागरूक हो चुकी है, जनता को सब कुछ पता है, हमारे मित्र को, साथियों को सब कुछ पता है, और अब इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ लोगों पे को आप नगर पंचायत के अध्यक्ष ने धमकाया भी था, कुछ लोगों ने इस मुद्दा को उठाया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 50,000 60,000 रुपए रिश्वत मांगा जा रहा है। आपने उसे धमकाया कि आप ये चीज करेंगे, तो आप जुड़े हुए हैं, आप थोड़ा जैसे भी हैं लोगों को धमकाने का काम करते हैं। ये सब ठीक नहीं है। आप नगर पंचायत स्तर के लोग हैं, आप अध्यक्ष हैं, आप थोड़ा समाज की भलाई के लिए काम कीजिए, समाज की सेवा के लिए काम कीजिए। भगवान ने आपको क्या कमी दे रखा है कि आप गरीबों से पैसे लूट रहे हैं? 50,000 60,000 रुपए लेके देखिए आप क्या बन जाएंगे? कुछ नहीं बनेंगे। गरीबों का बद्दुआ ले रहे हैं।
50-60 हजार रुपए तो आपको 10-20 हजार तो अपने पॉकेट से दे देना चाहिए। समाज सेवा भी कुछ चीज है, यही चीज आप लेके ऊपर जाएंगे, वैसे नहीं लेके जाएंगे। खैर, हमारा मकसद ये है कि जब भी आप शहर का प्लानिंग कीजिए तो शहर के प्लानिंग में नाली और सड़क, कई जगह से हमारे पास तस्वीरें आ रही हैं जिसमें सड़क के बीच में दरार पड़ा हुआ है। आपने कैसे मटेरियल का इस्तेमाल किया है कि सड़क बनने के 2 दिन, 2 महीने, 2 साल बाद ही, 1.5 साल बाद ही, 1 साल बाद ही वो सड़क बीच से फट जाता है, कोई आधा पार्ट अलग, आधा पार्ट अलग, सड़क चलने लायक ही नहीं हो जाता। किस तरह का सड़क का निर्माण करते हैं और किस तरह के बिल्डिंग मटेरियल का यूज होता है। और सबसे आश्चर्य तो मुझे शहर के वीडियो और सीओ साहब पे होता है और डीएम साहब पे, कि सब कुछ उनके सामने हो रहा है और चुपचाप देख रहे हैं, उनको भी अपने पॉकेट भरने से मतलब। तो दोस्तों, ये बड़े शर्मिंदगी की बात है, जब मैं इन चीजों को देखता हूँ मुझे बड़ा अफसोस होता है, और इस तरह का की हरकतें जो है मुझे बर्दाश्त नहीं, इसलिए शायद मैं इस मुद्दा को बार बार उठाता हूँ। आइए, अब ये खबर आई है आज मेरे पास, अम्बा उत्तरी पंचायत। दोस्तों, मैं आपसे फिर कहूंगा कि थोड़ा शेयर करें, शेयर करेंगे लोगों को जानकारी बढ़ेगी। मैं आज आरटीआई एक्टिविस्ट कैसे बने, आरटीआई कैसे डालें, इस पर मेरा फोकस रहेगा। तो मैं चाहूंगा कि युवाओं, जो नवयुवक हैं, हमारे युवा मित्र हैं, वो ज्यादा से ज्यादा हमसे जुड़ जाए। अम्बा उत्तरी पंचायत से मेरे पास एक खबर आई है अभी। यूसुफ खान जी को नमस्कार। एमएलए जी के बारे में भी बताइए, विकास। यूसुफ खान जी, आप चिंता मत करिए, एमएलए साहब के बारे में आज मेरे पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, शेयर करूंगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, मेन मुद्दे पे हम आ जाए। हाँ, इंदिरा आवास में भी अफरोज आलम जी बहुत घोटाला हुआ है, और मुकेश राय जी एकदम सही बात बोल रहे हैं जी। हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है बिल्कुल पक्का है, पुख्ता सबूत के साथ है। हम वही बात आपके सामने रखते हैं जिसके बारे में हमारे पास सबूत इकट्ठा होता है। बिना सबूत का मैं कोई भी बात नहीं करता। बीइंग एन एडवोकेट, आई कैन नॉट पब्लिश दोज मटेरियल्स विच डू नॉट हैव एनी एविडेंस। ये मेरी मजबूरी भी है। अरविंद जी को नमस्कार। अब आइए, अम्बा उत्तरी पंचायत से मेरे पास अभी आज एक रिपोर्ट आया है कि जब भी कोई फॉर्म भरा जाता है तो वो, जैसा कि एक प्रक्रिया है कि पैक्स अध्यक्ष जो है उस फॉर्म को भरने के बाद वेरीफाई करता है, तब उस फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाता है। अभी अम्बा उत्तरी पंचायत से मुझे आ रहा है, मुझे खबर आ रही है पैक्स अध्यक्ष के बारे में कि वो पैक्स अध्यक्ष फॉर्म को डिनाई कर देते हैं, वेरीफाई ही नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है, वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, कूड़े में फेंक दिया जाता है। तो अगर उस फॉर्म को यूं ही रिजेक्ट किया जाएगा, यूं ही फेंक दिया जाएगा, अब क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है इस पैक्स अध्यक्ष का। ठीक है, मैं फिर कहूंगा पैक्स अध्यक्ष साहब, अगर आप किसी तरह के रिश्वतखोरी और घोटाले में संलिप्त पाए जाएंगे तो आप बहुत छोटे लेवल के हैं, आप ध्यान रखिएगा। छोटे लेवल का मतलब ये मत समझिएगा इंसानियत तौर पे मैं आपको छोटा बोल रहा हूँ, पोस्ट वाइज मैं आपको छोटा बोल रहा हूँ। आप दिक्कत में आ जाएंगे। अभी फसरुद्दीन बेलवा पंचायत से फंसे हुए हैं, आपको पता ही है, दिन रात हाथ जोड़ रहे हैं, तो आप भी दिक्कत में आ जाएंगे। आपका पैक्स तुरंत सस्पेंड करा दूंगा मैं आपको, इस बात को ध्यान रखिए। अगर आप रिश्वतखोरी, आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए, हम आपके साथ हैं। आपको अगर कोई परेशान हो करेगा, मैं आपके साथ होऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं कि आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते कि आपके पास कोई फॉर्म भेजा गया, आप उस फॉर्म को वेरीफाई करके देखिए। आप कोई भी काम डिलीजेंटली कीजिए, निष्ठापूर्ण भाव से कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। कुछ लोगों का दुआ भी लेके चलिए, बददुआ ही काम नहीं आएगा। पैसा कमाना ही हर जगह मकसद नहीं होता है, कुछ दुआएं भी संग होती है, और दुआ में इतनी ताकत होती है, जिंदगी बदलने की ताकत होती है। आज आप पैक्स अध्यक्ष हैं, दुआ लीजिए, आप शिवहर के विधायक बन जाएंगे। मेरी बातों पे विश्वास कीजिए पैक्स अध्यक्ष साहब। अम्बा उत्तरी पंचायत से मुझे ये खबर आ रही है, बहुत दुख देने वाली खबर है, और मैं पैक्स अध्यक्ष साहब अगर मेरी बात सुन रहे हैं या आगे सुन रहे हैं तो इस बात को कृपया ध्यान रखें, मैं इस पे कार्रवाई कर सकता हूँ। संजय जी को नमस्कार। संजय जी जुड़ रहे हैं, अदौरी खोगरी पाकर पुल निर्माण संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, बड़े योद्धा हैं, बहुत मजबूती से लगे हुए हैं। सुधीर गुप्ता जी को नमस्कार। जिशान अनवर जी को नमस्कार। चंद्रिका कुमार जी को नमस्कार। मन्नू झा जी जय हो, जय हो। वकील साहब का जय नहीं हो, जय हो आप सबका। आप लोग भगत सिंह हैं, हम तो आपके अंदर छुपे हुए भगत सिंह को जगाने का काम कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सरसल्ला खुर्द में जो कुछ हुआ है आप लोगों की वजह से हुआ है। तो जयकारा तो हम सारे युवाओं का लगाना चाहिए जयकारा। हम उन युवाओं का जयकारा करते हैं, और उस टीम का, जो टीम हमारे साथ काम कर रही है, हमारे पीछे एक बहुत बड़ी टीम काम कर रही है।
हमारी एक टीम है, बहुत बड़ी टीम है, और वो टीम काम कर रहे हैं, उस टीम का मेंबर आप भी बन सकते हैं और उस टीम को जयकारा लगाइए, मेरा कुछ नहीं है। नमस्कार मुकेश जी। तो मैं ये चाहता हूं कि इस तरह की जो घटनाएं हैं, घोटालेबाजी, बहुत सारी घोटालेबाजी है। अगर घोटालेबाजी नहीं होता तो अविराजपुर बैरिया के मुखिया आज जो है धरने पे नहीं बैठी होती, आमरण अनशन पे नहीं बैठी होती। ठीक, अब आज इससे पहले कि मैं आरटीआई कैसे लगाएं, क्या लगाएं, इनके बारे में बताऊं, कुछ सवाल हैं तो आप डाल सकते हैं। सवाल नहीं आ रहा है मेरे पास आज, ये क्या वजह है जी? सवाल नहीं आ रहा है, सवाल के इंतजार में हूं मैं। सवाल पूछिए, सवाल मुझसे ही नहीं, सवाल आप अपने प्रशासन से पूछिए, सवाल आप अपने प्रतिनिधि से पूछिए, सवाल पूछने की आदत डालिए। जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे तब तक आपके प्रतिनिधि यूं ही सोए रहेंगे। प्रतिनिधियों को अगर जगाना है, प्रशासन को अगर जगाना है, तो आपको सवाल पूछना होगा, और सवाल पूछने का जो तरीका है मैं आपको आज बताऊंगा। सवाल मुझसे भी पूछिए, सवाल मुझसे भी पूछिए। और मैं आज आपको एक बहुत बड़ा ऐलान करता हूं, मैं कोई भी विधायक, प्रतिनिधि, विधायक, सांसद, डीएम, एसपी, कोई भी आदमी जो शिवहर के विकास मॉडल पे अगर मुझसे चर्चा करना चाहता है तो मैं उनके साथ बैठने को तैयार हूं। मेरे पास शिवहर के विकास मॉडल है, शिवहर को कैसे विकसित करें, शिवहर के युवाओं को कैसे रोजगार दें। मैंने इससे पहले वाले लाइव में आपको बताया था, मेरे पास विकास मॉडल है। अगर कोई उस पर चर्चा करना चाहता है, कोई समझना चाहता है, तो मुझे वो अप्रोच कर सकते हैं, मैं उनके साथ बैठने को तैयार हूं। और आपसे भी निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को ना चुने। अभी एक विधायक जी का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, मुझे देख के बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैं उस विधानसभा से अपना संबंध रखता हूं जिसका प्रतिनिधि और विधायक ऐसा गंवार हो सकता है। मैं इस पर बात करूंगा आगे आप लोगों। जी मन्नू झा जी, आंदोलन में हम लोग भी साथ हैं, बिल्कुल बिल्कुल, आपको बुलाएंगे, आपके साथ रहेंगे, बिना आपके साथ से ही तो हमारा सब कुछ साथ है। आइए, अब मैं आरटीआई पे आपसे कुछ बात करूं। देखिए, मैंने अभी अपने पोस्ट में, हमारे जो टीम के मेंबर हैं विनय जी, वो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, विनय जी ने एक आपको आरटीआई का एक फॉर्मेट दिया था, आरटीआई का फॉर्मेट क्वारंटाइन सेंटर से रिलेटेड कि आप लगाएं। सिर्फ और सिर्फ वो फॉर्मेट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैं अपना नंबर फिर से दोबारा आपको बताता हूँ, 9711771000। फॉर्मेट हमेशा मैं बना के आपको डाल दूंगा, नाम छोड़ दूंगा ऊपर नीचे खाली, वहां नाम अपना भर के साइन करके 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगा के या तो बाई हैंड दे आइए, मैनुअली खुद जाके दे आइए। दूसरा तरीका है स्पीड पोस्ट करिए। स्पीड पोस्ट का खर्चा मेरे ख्याल से लगता है 18 रुपया 20 रुपया होगा, वो भी कर सकते हैं आप खर्चा। तो एक आरटीआई को डालने में 30 रुपए का खर्चा है। हो सकता है पेजेस के लिए आपसे कुछ पैसे मांग ले, अगर ज्यादा पेजेस हो तो उस, और आप पैसे देने में सक्षम ना हो, कभी ऐसा लगे तो आप मुझसे संपर्क करें, मैं उसका पैसा आपको प्रोवाइड कराऊंगा, हमारी टीम आपको पैसा प्रोवाइड कराएगी। जो फोटोकॉपी का पैसा वो आपसे मांगते हैं। कई बार वो आपको ब्लैकमेल भी करेंगे कि हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, कई बार फोन से धमकी भी दे सकते हैं। तो इन सब चीजों का इत्तला आप मुझे इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम देते रहें। अगर आप मुझे टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे तो हम आपके सहयोग में रहेंगे। हम उस अधिकारी से भी बात करेंगे जिन्होंने आपको धमकी दी, गलत इन्फॉर्मेशन दिया या इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। अगर 30 दिन में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं तो उसका भी रेमेडी है, वो रेमेडी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो फॉर्मेट, मैं आपको फॉर्मेट बता दूंगा, फॉर्मेट मैं आपको टाइम टू टाइम आपके अपने फेसबुक पे डाल दूंगा, आप उस और अपने ग्रुप में भी डाल दूंगा। आप उस फॉर्मेट को सिर्फ हाथ से भी लिख के, या अगर कहीं प्रिंट आउट करा सकते हैं तो प्रिंट आउट करा लीजिए, हाथ से लिख के। फॉर्मेट हो सकता है मेरे ख्याल से 5-10 रुपए में आपको कलेक्टोरेट में मिल जाए, कई जगह मिलता भी है फॉर्मेट। तो वो फॉर्मेट लिख के 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लेके, और जो मैंने लिखा है उसी बात को आप वहां कॉपी कर दीजिए, हाथ से मैनुअली लिख दीजिए, नीचे अपना नाम, फोन नंबर और एड्रेस लिख दीजिए। कई बार आपको लगता है कि मैं अगर इंफॉर्मेशन मांगूंगा तो मुझे किसी गलत काम में ये फंसा सकते हैं, या गलत आरोप लगा सकते हैं, मुझे उलझा सकते हैं, मुझ पर दबाव बना सकते हैं, मुझे डरा सकते हैं, मुझे धमका सकते हैं। तो ऐसे केसेस में मैं कहूंगा आप मेरे नाम से, आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मुझे इन्फॉर्म कीजिए, मैं अपने नाम से वहाँ आरटीआई लगाऊंगा। मैं
बताया जैसा कि अभी 26 तारीख को या 25 तारीख को 4 आरटीआई मेरे नाम से गया है, जिसमें मैंने विधायक जी का फंड मांगा है। कितना फंड हैचरी में जो घोटाला हुआ है, तो अभी पहुंचा है वहां पे। बहुत ज्यादा वहां पे अभी हड़कंप मचा हुआ है समाहरणालय के अंदर मेरे आरटीआई की वजह से। तो हड़कंप तो मचेगा ही, आप गलत होंगे तो हड़कंप मचेगा। शांति तो वही होगी जहाँ सारे सच्चे लोग होते हैं, जहाँ झूठे लोग होते हैं वहां तो डर पैदा होता ही है। एक ही सच्चा आदमी काफी है इन झूठे भेड़ियों का झुंड तोड़ने के लिए। तो झूठे भेड़ियों का झुंड तोड़ना है, एक सच्चा आदमी काफी है। आप सच्चा और ईमानदार बनिए, ये झूठों का भीड़ अपने आप टूट जाएगा। तो राजू पटेल जी को नमस्कार, मनोज झा जी को नमस्कार, मुकुंद सिंह जी को नमस्कार। मुकुंद भाई हमारे बहुत बोल्ड आदमी है, मैं इनसे बहुत प्रभावित हूँ। ये बिल्कुल सच्चा और स्पष्ट बोलते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है और मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ मुकुंद जी। सर्वेश कुमार जी को नमस्कार, चंदन सिंह जी को नमस्कार जी। महावीर मित्र मंडल जी कहते हैं आपके इस जिगर को सलाम। अरे जिगर तो आप लोगों की वजह से मेरा इतना बड़ा हो गया है। जिगर तो मेरे पास पहले भी था लेकिन छोटा था। आप लोगों ने जो मुझे सपोर्ट और समर्थन दिया है उससे मेरा जिगर का साइज 4 गुना हो गया और पता नहीं अभी कितना बढ़ेगा दोस्तों। तो अब सवाल आता है कि आरटीआई आप डालते हैं उसके फॉर्मेट के लिए। अच्छा, एक और बात बताना चाहूंगा। अभी है हमारे एक मुकुंद प्रकाश मिश्रा जी हैं, हमारे दोस्त हैं, काफी अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने अभी एक आरटीआई सरसौला खुर्द को लेके डाला है उन्होंने। मैं बड़ा खुश हूँ कि ऐसे ही लोग, मैं चाहता हूँ ऐसे लोग हमारे जिले में आए और हमारे साथ आए, हमारे ग्रुप में आए, ज्वाइन करें, हम उनके साथ हैं। आप इस बात से बिल्कुल मत डरें कि आपके खिलाफ कोई गलत मुकदमा, झूठा मुकदमा, अगर गलत मुकदमा और झूठा मुकदमा डलता है तो मैं बीइंग एन एडवोकेट आई प्लेज, आई प्रॉमिस, आई एम ऑलवेज एवर विद यू। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, गलत होने नहीं दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। और हमारी एक कामयाबी है, हमने आपको बता दिया सरसौला खुर्द पंचायत का जो राम जानकी मठ के प्रांगण में स्थित तालाब का निर्माण को रोक दिया गया है, वो हम लोगों के विरोध का ही परिणाम। राम कुमार जी को नमस्कार, देव वर्मा जी को नमस्कार। आइए अब मैं बात करता हूं कि अगर वो 30 दिन के अंदर, अब जो फॉर्मेट है उसमें हमेशा लिखते हैं कि सूचना अंडर सेक्शन भी लिख सकते हैं या सूचना प्राप्ति हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। हम थोड़ा सा हिंदी हो सकता है मेरा कमजोर है, मैं इंग्लिश में बताता हूँ। सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन, सीकिंग इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005, ये भी आप डाल सकते हैं। अगर 30 दिन के अंदर नहीं सूचना दी जाती है तो आपके पास दो रेमेडी, आपके पास दो उपाय हैं। एक तो आप, सजा का प्रावधान है सेक्शन 18 में, सेक्शन 18 ऑफ आरटीआई एक्ट, सजा 25,000 रुपए तक का जुर्माना उससे किया जा सकता है कि आपने 30 दिन के अंदर सूचना क्यों नहीं प्रोवाइड की। आप इसके लिए एक कंप्लेन लगा सकते हैं, वो डायरेक्ट सीआईसी में लगता है, उसमें मैं आपकी मदद करूंगा। दूसरा रेमेडी ये है कि आप अपील में जा सकते हैं सेक्शन 19 में, कि आपको अगर सूचना नहीं दी गई तो 30 दिन के अंदर अपील आप डाल सकते हैं इस फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी भी अगर आपको सूचना नहीं देती है तो फिर आप सेकंड अपील डाल सकते हैं। तो ये सारे रेमेडी है, इसमें हम आपको टाइम टू टाइम, मेरा नंबर है 9711771000, आप विनय जी से भी, मुकुंद प्रकाश मिश्रा जी से और लोग जो है जो हमारे आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उनसे आप जुड़ के टाइम टू टाइम आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि कैसे हम इसमें आगे बढ़े। हमारे साथ बहुत सारे आरटीआई, मैंने कहा आपको एक बहुत बड़ा टीम है हमारा काम कर रहा है, आप उस टीम का सदस्य बनिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं एक एनजीओ का भी गठन करने जा रहा हूँ, बहुत जल्दी एनजीओ बन जाएगा, थोड़ा लॉकडाउन की वजह से हमारी मजबूरी है, नहीं तो अभी तक मैं एनजीओ का गठन करके आपको दे देता। एनजीओ बनने के बाद आप उस एनजीओ, आप अपने नाम से कोई चीज नहीं लगाएंगे, तब आपको जो भी सूचना लगानी है, अगर आपको डर है तो आप अपने नाम से लगाने के लिए स्वतंत्र है, अगर आपको डर है तो आप उस एनजीओ का इस्तेमाल करके कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं आएगा। उस एनजीओ का मेंबर भी, सदस्य भी आपको हम बनाएंगे। आइए जी, प्रवीण कुमार जी नमस्कार, चंद्रिका कुमार जी को नमस्कार, हमारे ब्लॉसम प्ले प्राइमरी स्कूल के जो हैं उनको भी नमस्कार, चंद्रिका कुमार जी को नमस्कार। तो ये तो रहा हमारा कि हम आरटीआई एक्टिविस्ट कैसे बने, आरटीआई से सूचनाओं को कैसे मांगे। एक और बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक लेटर इशू किया था ग्राम पंचायत विभाग ने कि अगर आप कोई भी प्रोग्राम, कोई भी निर्माण करने जा रहे हैं या किसी भी तरह की गतिविधि करने जा रहे हैं तो उससे संबंधित सूचना आपको 1 साल पहले या कुछ दिन पहले आपको उस क्षेत्र में लगाना पड़ेगा, उस साइट पे आपको लगाना पड़ेगा। 1 साल पुरानी भी सूचना होनी चाहिए, नई सूचना भी चाहिए, ऐसी किसी तरह का कोई लेटर है, इन्फॉर्मेशन है
मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके जो नेक्स्ट लाइव आऊंगा उसमें आपको बताऊंगा। ये सूचना देने का है कि पहले ही आप वहां पर एक पूरा निर्माण करके उस पर सारी बातें लिख दीजिए कि वर्क कोड क्या है, कितने का अमाउंट है, प्राकलन क्या है, सारा बिल्डिंग मटेरियल कैसा इस्तेमाल होगा, वो सारी चीजें लिखने की प्रावधान है। बट आपको पता है ग्राम पंचायत विभाग के निर्देशों की किस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही है, ये आपको भी मालूम है। धज्जियां तो शिवर में हर एक दिशा निर्देश और हर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस की उड़ाई जाती है। हाँ, डीएम साहब तो सर्वेश कुमार जी कह रहे हैं डीएम साहब पब्लिक सर्वेंट है। बिल्कुल है, नौकर है, वो हमारे नौकर हैं, हमारे यहाँ से सैलरी जाती है, हमारी सेवा के लिए बैठे हैं, क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर है, इसलिए हम बड़े इज्जत की निगाह से उन्हें देखते हैं। अब आइए दोस्तों, मैं थोड़ा आपका ध्यान एसपी साहब की तरफ ले चलूं। हमारे एसपी साहब पहले संजय कुमार सिंह जी थे थोड़े दिनों के लिए, और अब वो चले गए हैं। हमारे संतोष कुमार जी ने परसों ज्वाइन किया है, परसों उन्होंने चार्ज लिया है। उनके बारे में भी मैं आपको थोड़ा कहना चाहूंगा। इनके बारे में ज्यादा डिटेल से मैं आपको नेक्स्ट लाइन में बताऊंगा, बट इस समय में ही मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। एक बड़ी विचित्र स्थिति मैंने शिवहर जिला में देखा है, बहुत विचित्र स्थिति, जिसको मैं पसंद नहीं करता। और बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन, मैं समझता हूँ आप ही जो पढ़े लिखे लोग हैं इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बड़ी हमने स्थिति देखी है कि कोई भी आता है, कोई भी बड़ा पदाधिकारी या कोई भी पदाधिकारी आते हैं, तो उसकी फ्लैटरी करने की, चमचागिरी करने की जो सिस्टम चल रहा है, मुझे उससे बहुत दुख होता है। और अब दुख क्यों होता है? अब मैंने देखा फेसबुक पे बड़ी स्वागत हो रही है संतोष कुमार जी की, स्वागत होनी चाहिए, स्वागत होनी चाहिए, लेकिन इस तरह का स्वागत मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये स्वागत कम, चमचागिरी ज्यादा लगता है। अरे आप हर चीज का एक प्रोटोकॉल होता है, आप उस प्रोटोकॉल के तहत काम कीजिए। डीएम साहब, एसपी साहब आए हैं, ठीक है, उन्हें गुलाब का फूल भेंट होना चाहिए। आप आप पहले ही कहते हैं जी एसपी साहब आप तो पता नहीं क्या है, भगवान है और ये है वो है। मैं आपका सारा रिकॉर्ड रखा है कि आपके रीजन में कितने क्राइम हुए हैं, कितने एफआईआर लॉन्च हुए हैं, कितने किडनैपिंग के केसेस हुए हैं, कितने अबडक्शन के केसेस हुए हैं, कितने फॉल्स केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, कंप्लेन जो है कम है और एफआईआर ज्यादा लॉन्च हुए हैं। तो आप भगवान थोड़ी है, आप भगवान नहीं है एसपी साहब। आप भगवान की तरह आप डरता क्या दे रहे हैं? आप एक इंसान है, पहले आप काम तो अच्छा करके दिखाइए। आपका ट्रैक रिकॉर्ड तो मुझे ने अच्छा दिखा, मैं पूरा रिकॉर्ड ब्यूरो से अभी पूरा डिटेल निकाला है आपके बारे में, मैं अगले लाइन में इसको पूरा डिटेल में रखूंगा। मैं इस पर आपको एक एग्जाम्पल भी देता हूँ। बेलवा पंचायत के जो आपके मुखिया हैं कमलेश पासवान जी, कमलेश पासवान जी ने आज से 1.5-2 साल पहले, समय तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन इन्हीं के रीजन में खुलेआम धमकी दी थी, और उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको लाइव कर दूंगा, फेसबुक पोस्ट पे डाल दूंगा। जान से मारने की धमकी और गोली मारने की धमकी। और बताइए आज तक तो ना तो एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ उस कमलेश पासवान के खिलाफ, ना कोई कार्रवाई हुआ, और आपको भी लेटर दिया जा चुका है एसपी साहब संतोष कुमार जी, आपने भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो ये जो चमचागिरी टाइप का मुझे दिखता है वो ठीक नहीं लगता है। मैं युवाओं से अपील करना चाहता, देखिए जो लोग चमचा टाइप के लोग हैं उन्हें चमचागिरी करने दीजिए, आप चमचागिरी मत कीजिए। मेरे में गलती अगर दिखती है तो आप मुझे खुद कहिए भाई साहब ये गलत है, ऐसे मत कीजिए, वकील साहब ये गलत है। आप क्या सही किया है हमें पता है, आपके रिकॉर्ड का सारा। आप तो जनता को वहां बेवकूफ बनाइए, हमें बेवकूफ नहीं बना सकते आप। कमलेश पासवान के केस में आज तक कोई एफआईआर रजिस्टर्ड धारा 506 में नहीं हुआ। धारा 506, 504 आईपीसी के तहत होना चाहिए, कोई धारा आपने रजिस्टर। और आप इतने ही दूध के धुले होते एसपी साहब, तो इतने जो घोटाले हो रहे हैं उसमें कई मुकदमा दर्ज हो गया होता, 420 का, 403, 304 का, 467, 471, 477 धारा आईपीसी में आप केस रजिस्टर्ड कर चुके होते हैं। दूध के धुले हुए बेवकूफ क्यों बना रहे हैं संतोष जी? हमें भी पता है आप कितने दूध के धुले हैं, एक भी आपका एफआईआर दर्ज नहीं है इसमें, और घोटाला नहीं है, हर एक लेवल पे घोटाला है। अगर घोटाला नहीं है तो अबराजपुर खरिया के मुखिया कैसे बैठी हुई है अभी आंदोलन में? 300 अभी हमारे आमरानंदन पे, अभी हमारे बेलवा पंचायत में, अभी आपके संजय सिंह को हमने इन्फॉर्म किया था, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग भेजा था मैंने उनको, अभी तक एफआईआर नहीं रजिस्टर्ड हुआ। क्या बेवकूफ बनाते हैं, दूध के धुले हुए हैं। अरे प्रोटोकॉल होता है एसपी साहब, ऐसे नहीं आप जनता के बीच जा सकते हैं, आपका ये काम नहीं है। आपका काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, आप उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में कामयाब नहीं है। तो मैं आप जनता से कहना चाहता हूं खासकर
कि इस तरह का जो है कि वेलकम बैक और फलाना बैक और आप हमारे हीरो हैं, हमें तो कुछ आप में हीरोगिरी तो दिख नहीं रहा है, कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है। आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में कितने कामयाब है, वो आपके केसेस का रिकॉर्ड है 2018 का, अभी अपडेटेड है, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के साइट पे पूरा अपडेटेड है कि कितने उस साल में केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं आपके यहाँ, सारे रिकॉर्ड है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, सिर्फ और सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि कमलेश पासवान के खिलाफ आपको मैंने खुद आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेजा है, लेकिन आपने अभी तक इतनी जहमत नहीं उठाई कि आप उस व्हाट्सएप को खोल के उसके रिकॉर्डिंग को सुने, उसके उसमें क्या है वो देखें, कुछ नहीं देखा आपने, कुछ कार्रवाई नहीं किया अभी। आप किस बात के दूध की धुले, और आप लोग क्यों इसकी चमचागिरी कर रहे हैं संतोष कुमार जी की, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। वेलकम बैक, वेलकम बैक, आप पता नहीं क्या है, कुछ नहीं है। एक आप आईपीएस ऑफिसर है, ठीक है, आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, इस तरह का चमचागिरी मुझे पसंद नहीं। एक प्रोटोकॉल मेंटेन कीजिए। मैं युवाओं से अपील करूंगा, किसी तरह का चमचागिरी आप मत कीजिए, किसी डीएम का नहीं, किसी एसपी का नहीं, किसी विधायक का नहीं। आप सबसे बड़ी ताकत हैं, आप पहचानिए, यू आर द मास्टर ऑफ योर पावर, और आपने उनको पावर दिया है, आपने शक्ति दी है उनको, ना कि उन्होंने आपको शक्ति दिया है। आप उल्टा ही करते हैं, ऐसा लगता है जैसे सारा शक्ति उधर से बह के आ रहा है। अरे भाइयों, दोस्तों, ये शक्ति हमारे तरफ से बह के उनके तरफ जा रही है। आज विधायक है, हमारी बदौलत है। आज आप डीएम बन के बैठे हुए हैं, हमारी बदौलत है। आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, हमारी बदौलत, क्योंकि हम खुद लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहते हैं। अगर हम नहीं करना चाहें तो आपकी क्या विसात, आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करा लें? नहीं, हमारे अंदर खुद के संस्कार है कि हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें। ये चमचागिरी नहीं। वेलकम बैक, वेलकम बैक, मैं फेसबुक पे देख रहा हूँ, और यही चमचागिरी की वजह से इन लोगों की हालात ये है कि कोई एक्शन नहीं लेना चाहता। ये सोचते हैं कि सारी दुनिया तो खुश है, जनता जो है खुश है। ये अच्छी आदत नहीं है, इसको बदलिए। कुछ लोगों में ये देखा है, कुछ तो मैं पढ़े लिखे लोगों को भी देखा कि मैं इस तरह की चमचागिरी करते हुए। काहे का चमचागिरी? आप दलाल थोड़ी हैं कि हम उनकी चमचागिरी करके कुछ काम करा लीजिएगा, कराइए ना। अभी मैंने आपको बिलवा का एक केस पता है, कमलेश पासवान के खिलाफ कंप्लेन पिपराड़ी थाना में भी है, आपके पास भी दिया हुआ, आपके व्हाट्सएप पे मैंने रिकॉर्डिंग भेजा है, आपके फेसबुक मैसेंजर पे मैंने रिकॉर्डिंग भेजा है। कोई कार्रवाई बसरुद्दीन के खिलाफ आपने 420 का कोई धारा आपने दर्ज नहीं किया, कुछ नहीं किया आपने, कोई एफआईआर लॉन्च नहीं किया। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, इस तरह की चमचागिरी, प्रशासन वो आपके नौकर है, आपके सेवक हैं, वो आपके सेवा के लिए आए हैं। इस नजरिए से देखिए हमारे संबंध। हम ये नहीं कह रहे कि आप किसी के साथ बदतमीजी कीजिए, किसी के साथ गलत आचरण कीजिए, व्यवहार कीजिए, गलत मत कीजिए और गलत को बर्दाश्त मत कीजिए, किसी की चमचागिरी मत कीजिए, किसी की दलाली मत कीजिए। सच के लिए बोलिए, सच के लिए आवाज उठाइए। आप जब सच के लिए बोलेंगे, सच के लिए आवाज उठाएंगे तो सही ही होगा, सही ही होगा। दोस्तों, मैं थोड़ी सी बात पूर्वी चंपारण को लेके भी कहना चाहूंगा। आज काफी मुझे लग रहा है कि बहुत लंबा हो रहा है। विधायक जी के बारे में कहना था, पता नहीं कह पाऊंगा कि नहीं। आप लोग सुनने को अगर तैयार हैं तो मैं कहूंगा, मेरे को एक दो आदमी मैसेज कीजिए कि मैं सुनने को तैयार हूं, तो मैं कहूंगा। आइए पूर्वी चंपारण के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि एक जमुनिया गांव है, वहां से हमारे एक टीम के मेंबर है बबलू कुमार जी, वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ। वो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और काफी मेहनत कर रहे हैं। बबलू सिंह नाम है, दक्षिणी जमुनिया गांव के रहने वाले हैं, दक्षिणी हुसैनी पंचायत से हैं। वहां पर जो विधायक हैं, एमएलए जो है राजेश कुमार जी, डॉक्टर राजेश कुमार है, वो हमारे विधायक की तरह ही नकारा है, कोई काम नहीं कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, काफी घोटाला है वहां भी। तो मैं दोस्तों से अपील करूंगा जो उस पंचायत के हैं या जो केसरिया विधानसभा से हैं, दोस्तों से कहूंगा मुझसे जुड़े, मैं उनको भी रास्ता बताऊंगा कैसे करना है। मैं आपके साथ हूँ, आप आगे बढ़िए और बबलू जी का साथ निभाइए। बबलू जी काफी कुछ करना चाहते हैं उस समाज के लिए, तो आप आगे बढ़िए। दोस्तों, अब मैं विधायक के बारे में कुछ शुरू करूं। किसी का जवाब नहीं आ रहा है विधायक के बारे में, कहूं या ना कहूं? हाँ, आ गया जावेद साहब जी, कह रहे हैं कि विधायक के बारे में कहिए जी। काफी लंबा हो गया, 1 घंटा सुनते सुनते, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग थक गए होंगे। तो दोस्तों जी, कन्हैया सिंह जी को नमस्कार। ठीक है, विधायक जी के बारे में आ गया, आप कह रहे हैं कि सुनना चाहते हैं, तो सुनिए। और लोगों को कहिए, रिक्वेस्ट करिए कि और लोग जुड़ जाएं। मैं विधायक जी के बारे में आपको सुनाना शुरू कर रहा हूँ।
हाँ जी, उस शाहबाजा रोड पे जो घोटाला हुआ है उसके बारे में हम अगले बार हम बात करेंगे। रोड में जो घोटाला हुआ है, क्योंकि अभी हमारे पास उसकी डिटेल आई नहीं है, डिटेल मैं ले लेता हूँ, उसके बाद मैं बात करूंगा। सर आपका नंबर मुझे चाहिए। विनय जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो इनका नंबर प्रोवाइड करिए, या मेरा नंबर लिखिए 97 11 77 1000। आइए, विधायक जी के बारे में सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको कि हमारे यहाँ ऐसे विधायक भी हैं, इस तरह के लोग भी विधायक बन सकते हैं। बकरे के खाल का बिजनेस करने वाला आदमी, चूरी बेचने वाला आदमी, बड़ी अच्छी बात है, इतना मेहनत करके आप आगे बढ़ रहे हैं, हमको बहुत खुशी है कि आप आगे बढ़े, आगे बढ़ते रहें। तो लेकिन आप जितने छोटे लेवल से इंसान ऊंचा उठता है ना, उसका उसमें महानता उतनी ही ज्यादा होती है, उनकी जो सोचने की मेंटेलिटी होती है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड होता है, मतलब संकीर्ण नहीं होता। लेकिन आप में पता नहीं कैसे उल्टा हो गया। हो सकता है कुछ कुछ दोष रहा हो, अब जहां भी दोष रहा हो तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। हाँ, बिहार राज्य सूचना आयोग का राम कुमार जी कह रहे हैं करीब 20 मामले 1 सालों से लंबित है। आइए मैं इनके बारे में पहले कुछ आपको बता दूं कि इनकी बेनामी संपत्ति कितनी है। बेनामी, आज मैं इनके बेनामी संपत्ति का ब्यौरा लेके आया हूँ। बेनामी संपत्ति बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, आप जुड़ जाएं। बेनामी संपत्ति कितना है? अभी तक तो आप लोगों ने ये देखा कि 3,43,99,000 की संपत्ति 2015 तक इनके पास था, जो इनके नाम से और इनके बेटे के नाम से। आज मैं आपको बेनामी संपत्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ, और किस किस के नाम से रजिस्टर्ड है वो भी बेनामी किसके नाम से इन्होंने लिखवाया हुआ है। पैसा इनका है, किसी के और के नाम से लिखवाया जा रहा है। पहला है, जुड़ गए आप लोग? हाँ, पहला है जी कृपा सिंधु। कृपा सिंधु के नाम से, जो कि सन ऑफ है, पिता का नाम इनका शंकर प्रसाद गुप्ता है, नया गांव महुआवा के रहने वाले हैं, इसके नाम से इन्होंने प्रॉपर्टी लिखवा रखी है। दूसरा आइए, मोहम्मद सोलैम, जो जिनके पिताजी का नाम अब्दुल हई है, इनके नाम से भी बेनामी संपत्ति इन्होंने लिखवा रखा है। अब एक और खास बात बताने जा रहा हूं आपको, इनका पीए जो है असदुल्ला पीए, हर विधायक को पीए दिया जाता है सरकार की तरफ से, और पीए को सैलरी भी सरकार की तरफ से आता है। लेकिन देखिए, ये इनका बेटा जो है असदुल्ला साहब को भगा देता है और कहता है जी पीए मैं हूं। बड़ी अच्छी बात है, आपका निजी मामला है, ये आपने रखा हुआ है, और शायद यही वजह मुझे लगता है कि आज आप मैदान छोड़ के भाग रहे हैं कि मुझे इस बार इलेक्शन भी नहीं लड़ना, और मैं जीतने की बात तो दूर, आपने अब ये भी कहना शुरू कर दिया कि मैं इस बार इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो मुझे लग भी रहा था कि आप शायद मैदान छोड़ के ही भाग जाएंगे, और आप इसी तरीके के लोग हैं मैदान छोड़ के भागने में। असदुल्ला जो इनके पीए हैं, उनका जो सैलरी आता है वो असदुल्ला के अकाउंट में आता है, लेकिन वो पैसा इनका बेटा जो है निकाल के ले जाता है। मतलब सैलरी असदुल्ला साहब को मिल रहा है, लेकिन वो सैलरी निकाल के इनका बेटा रख लेता है। ये हमारे विधायक जी का बेटा, और इतने पढ़े लिखे हैं वो, आप लोगों को वीडियो तो पहुंच ही गया होगा, देख के भी पढ़ा नहीं जा रहा था, देख के भी नहीं पढ़ा जा रहा था। खैर, अब आइए, एक और आदमी है जिनका नाम है साकिर उर्फ पप्पू, जो जिनके पिताजी का नाम है तय्यूब, इसके नाम भी इन्होंने बेनामी प्रॉपर्टी रजिस्टर कर रखा है, और उनके शायद मन में बेईमानी आ गया, बाद में इन्होंने प्रॉपर्टी नाम देने से मना किया, तो इसके खिलाफ इन्होंने एफआईआर भी करा दिया, झूठा एफआईआर, 10-12 महीने जेल काट के भी आया है। पांचवा आदमी जिसके नाम बेनामी प्रॉपर्टी है, नासिर उर्फ चुन्नू, जिनके पिताजी का नाम है शमसूल हक उर्फ नथुनी। पांचवा आदमी है नासिर, जिनके उर्फ चुन्नू, जिसके पिताजी का नाम है शमसूल हक उर्फ नथुनी, जिसके नाम भी इन्होंने बेनामी प्रॉपर्टी करा रखा है। अब आइए, एक छठा आदमी का नाम बताता हूं, अरुण सिंह, जो टुमरा सीतामढ़ी के रहने वाले, उनके नाम भी इन्होंने बेनामी प्रॉपर्टी रजिस्टर करा रखा है। बेनामी प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है दोस्तों, पहले ये समझ लीजिए आप, मुझे लगता है कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं इस कंसेप्ट को क्लियर करना चाहता हूँ। बेनामी प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसा तो मैंने दिया, लेकिन नाम आपके करा दिया, क्योंकि मुझे इनकम टैक्स से बचना है। नाम आपके करा दिया, कागज मैंने अपने पास रखा हुआ है, कब्जा मेरे पास है, नाम आपके हैं, दुनिया को पता नहीं कि आपके नाम है, क्योंकि दुनिया तो क्या देखती है, कब्जा किसके पास है। कब्जे से मालिकाना हक
लोगों को समझ में आता है, जो आम प्रैक्टिस में चल रहा है। कब्जा मेरा है तो इसका मतलब मैं मालिक हूँ, कब्जा अगर आपका है तो इसका मतलब आप मालिक है। इसको बोलते हैं बेनामी प्रॉपर्टी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कुछ शब्द, क्योंकि कानून के शब्द होते हैं, वो आपको नहीं समझ में आया, तो मैं टाइम टू टाइम बताने की भी कोशिश करता हूँ, लेकिन आप पूछा भी करें। तो बेनामी प्रॉपर्टी का मतलब फिर से दोबारा समझा रहा हूँ। प्रॉपर्टी तो में खरीदने में पैसा मैंने दिया, लेकिन नाम आपके करा दिया, कब्जा मेरा है और कागज भी मेरे पास है। तो इससे क्या होता है कि लोगों को ये तो पता लगता है कि भाई मेरी प्रॉपर्टी है, लेकिन वाकई में रजिस्ट्री में, निबंधन कार्यालय में वो किसी और के नाम होता है। इसीलिए बहुत मुश्किल होता है बेनामी प्रॉपर्टी का पता कर पाना कि इनसे पास कितनी प्रॉपर्टी है। और शायद इसीलिए मुझे आज ज्यादा टाइम लग गया। बादशाह गोलू जी कह रहे हैं सिर्फ आप ही बोल रहे हैं, हमरी कौन सुनेगा। अरे बादशाह जी, आप बोलिए तो, हम तो सुनने के लिए आप प्रश्न करिए, हम जवाब देने के लिए तैयार है। और आप पूछिए प्रश्न अपने प्रशासनिक अधिकारी से, वो देंगे जवाब, सुनने के लिए तैयार है। रोनियार जी, हाँ तो हम सुना रहे हैं। लॉकडाउन है सर, फ्री है, हाँ करेंगे। मुकेश भोला जी, जी बिल्कुल, आप मुद्दा को उठाते रहिए। धन्यवाद मुकेश भोला जी का, बहुत आपका बहुत समर्थन रहता है हमारे साथ, मैंने देखा है बार बार। और मुकेश भोला जी समाज सेवी हैं, निस्वार्थ भावना से समाज सेवा करते हैं। मुंबई में भी इन्होंने कई लोगों को लॉकडाउन के अंदर राशन पहुंचवाया है, हमारे कहने पे भी इन्होंने कई जगह राशन भिजवाया। तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ, और आपके इस भावना को देख के वाकई मेरा दिल गदगद हो जाता है कि आप समाज सेवी हैं और समाज सेवा की भावना आपके अंदर इतनी कुछ के भरी है। अच्छा, कुमार अभिषेक प्रताप सिंह कह रहे हैं आप पूरी रात कहिए, हम लोग पूरी रात सुनने को तैयार हैं। वाह 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 वाह, हमारे तो भाई ऐसे भी बैठे हुए हैं पूरी रात ही सुनने को तैयार हैं। अच्छा, अब आइए मैं आगे बढ़ता हूँ। एक और आदमी है जिसके नाम इन्होंने बेनामी प्रॉपर्टी करा रखा है, जिसका नाम है जफीर। वो बसैया का रहने वाला है, जफीर। आठवां आदमी उपेंद्र शाह, जो भुगौली का रहने वाला है, ईसाई के पास ही है भुगौली, वहां का रहने वाला है, उसके नाम इसने बेनामी प्रॉपर्टी करा रखा है। अब आइए वीरेंद्र शाह, जो कि मुहारी का रहने वाला है, उसके नाम भी कराया है। ये 9 आदमी का नाम लिया। 10वां आइए सुनिए, आपको भी आश्चर्य होगा, बहनोई के नाम भी इसने करा रखा है, बच्चू खान। बहनोई है विधायक का, मुझे पहले पता था साला है, कुछ रिश्ता समझ नहीं में आया था मुझे। नया गांव का रहने वाला है बच्चू खान, इसके नाम भी बेनामी प्रॉपर्टी है। मुझे तो ये भी सुनने में आ रहा है कि दिल्ली में भी इसकी कुछ बेनामी प्रॉपर्टी है। मैं तहकीकात कर रहा हूँ, पता कर रहा हूँ, आरटीआई लगाया हुआ है, कुछ इंक्वायरी कर रहा हूँ, पता कर रहा हूँ। जैसे जैसे मेरे पास इंफॉर्मेशन आता जाएगा, मैं आप भाइयों को बताता रहूंगा, आपको संबल बनाता रहूंगा, आपको हमेशा अवेयर कराता रहूंगा, आपको जानकारी। देखिए, मेरा लाइव आने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मैं अपनी बातें बोलता रहूं, मेरा मकसद ये है कि आप आत्मनिर्भर बने, इतना नॉलेज हो जाए आपको कि आप खड़े होके बिना मेरे से पूछे और आप कार्रवाई करने को तैयार हो। ये आरटीआई लगाए, सवाल पूछे, इससे मुझे ज्यादा खुशी होगी। जब आप आत्मनिर्भर बनेंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होती है। जी, धनराज, धनराज आए हैं, मेरा छोटा भाई है, नमस्कार तो कर नहीं सकता मैं, चलिए फ्रेंड है। मनीष नंदन शिवर है, विधायक है, अच्छा अच्छा विधायक बनने की तैयारी में मनीष नंदन जी को नमस्कार। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये 10 आदमियों के नाम बेनामी प्रॉपर्टी का डिटेल मेरे पास आ चुका है। जो तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, आज के डेट में अरबों की प्रॉपर्टी का मालिक है। 2010 में जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 25,96,200 रुपए की प्रॉपर्टी थी, आज 10 सालों में उसके पास अरबों रुपयों की प्रॉपर्टी है। और सबसे खास बात आपको बताऊं विधायक जी के बारे में, कि इनके घर में 17 लाइसेंसी आर्म्स है। 17 लाइसेंसी आर्म्स थोड़ा नहीं होता, 17 लाइसेंसी आर्म्स मतलब किसी को डराने के लिए काफी है। अरे आप विधायक हैं, आपको आर्म्स रखने की क्या जरूरत है। ठीक है, आपको इतना खतरा महसूस होता है क्योंकि आप इस तरह के आदमी हैं, अपने गांव में पटीदार को, अड़ोसी पड़ोसी को पीटते रहते हैं। इसरार खान को आपने पीटा, उसका खिड़की दरवाजा सारा निकाल लिया, आपने साजिद जमाल से पिटवा दिया मुखिया को, सोनेलाल को। तो ये सब करके साजिद जमाल को भी आपने फंसाया, बेंगलोर में रहते हैं अभी। तो आपका तो काम ही आप गलत करते हैं, तो आपको सुरक्षा की भावना तो आपके अंदर बहुत ज्यादा है, इसलिए शायद आप, मुझे लगता है कि आपने 17 लाइसेंस आर्म्स जो है अपने घर में रखा है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है, विधायक होने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ अपने लिए सुविधा जुटाएं। आप नेता बने हैं, आप लोगों के
मार्गदर्शक हैं, लोगों को सुविधा प्रदान कराइए। आप पूरे इस आपदा में आप घर में बैठे रहें, कहीं सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम नहीं हुआ, किसी क्वारंटाइन सेंटर पे आपने विजिट नहीं किया। पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आता आप किस कैटेगरी के आदमी है, किस सांचे में और किस ढांचे में आपको रखूं, ये मेरे भी समझ से बाहर है। आइए, इनको रमजान से 5 दिन पहले इनकम टैक्स का नोटिस आया है। रमजान से 5 दिन पहले इनकम टैक्स का मतलब कि आपके पास अकूत संपत्ति है, ब्यौरा दीजिए। इनकम टैक्स का नोटिस भी आ चुका है। मुझे तो सुनने में ये भी आया है कि तो इससे भी पहले भी आया था, बट इन्होंने लेन देन करके सांठ गांठ करके इन्होंने जो भी है मामला खराब किया। एक और बात बताऊं विधायक जी के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग है। विधायक जी महुआ के रहने वाले नहीं। झटका लगा क्या आपको? विधायक जी महुआ के रहने वाले नहीं है। विधायक जी सीतामढ़ी के सुप्पी प्रखंड के गांव नगरा के रहने वाले हैं, वहां से आके यहाँ बसे हैं। तो शायद इसी वजह से इनके मन में ज्यादा गंदगी है। यहाँ के लोगों की भलाई शायद इसलिए नहीं चाहते। इनकी जो पहली वाइफ है मोमिना खातून जी, वो भी नमनगरा की है। नमनगरा मैंने आपको बताया सीतामढ़ी जिला में सुप्पी प्रखंड में एक गांव है, जहां के रहने वाले आपके विधायक जी हैं। और उनकी वाइफ भी वहीं की रहने वाली है। पहली वाइफ जो मोमिना खातून है नमनगरा की रहने वाली है। इनका जो है लव अफेयर शुरू हो जाता है अंगूरी बेगम जी से, असम में। वो पूर्वी चंपारण जमुनिया की रहने वाली है। पूर्वी चंपारण, अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको नाम लिया था, पूर्वी चंपारण जमुनिया की रहने वाली है अंगूरी बेगम। उनसे इनका लव अफेयर हुआ, बाद में यहाँ आके इनकी शादी हो गई। तो ये सब विधायक जी की करामात है, कहानी है। सुनिए, पहले वाले से 2 बच्चा है इनको, दूसरे वाले से 11 बच्चा है, टोटल 13 बच्चों के बाप हैं। इन्होंने नजमुल हुदा है, एक व्यक्ति है नजमुल हुदा जो महुआ में रहते हैं, उससे 40,000 रुपया लाइसेंस दिलाने के कि हम आपको आर्म्स का लाइसेंस दिला देंगे, आज से 5-7 साल पहले इन्होंने लिया था। आज तक बेचारे नजमुल हुदा को ना तो वो 40,000 रुपए इन्होंने वापस की, ना ही इन्होंने आर्म्स का लाइसेंस दिलाया। तो इस तरह की इनकी दलाली है। तो ये हमारे विधायक जी हैं, विधायक जी के करामात है। तो सबसे पहले ये जानिए, विधायक जी आपके यहाँ के रहने वाले ही नहीं हैं। विधायक जी सीतामढ़ी जिला के सुप्पी प्रखंड के नमनगरा के रहने वाले हैं। सीतामढ़ी जिला के सुप्पी प्रखंड के नमनगरा के रहने वाली हैं। और इनकी पहली बीबी मोमिना खातून भी नमनगरा की रहने वाली है। दूसरी बीबी अंगूरी बेगम जमुनिया पूर्वी चंपारण की रहने वाली है। अब कुछ बातें इनके भाइयों के बारे में आपको बता दूं। यही चोर नहीं है, इनके भाई भी बहुत बड़े चोर हैं। सुनिए आप उनकी कहानी। इनके पिताजी का नाम जैनुल हक है। ये 4 भाई हैं, एक सरफुद्दीन, दूसरा गफरुद्दीन, तीसरा मोहम्मद जावेद और चौथा मोहम्मद परवेज। सरफुद्दीन जी कोयले का दलाली करते हैं, लेकिन कोयले के दलाली में इनका कपड़ा काला नहीं होता, कपड़ा हमेशा सफेद रहता है। आपने वीडियो में भी देखा होगा, दलाली में भी इनका कपड़ा साफ रहता है। ये कोयले का दलाली करते हैं। गफरुद्दीन जी 3 चिमनी चलाते हैं, एक नाज नाम से, एक ताज नाम से, एक सोना नाम से। 2 परसौनी गांव में है चिमनी, और एक शायद बसैया में है। और मोहम्मद जावेद के नाम से 2 चिमनी है। परवेज जी भी कोयला का दलाली करते हैं। परवेज जी कोयला का दलाली करते हैं। अब आइए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं। हर जिला में हैचरी के लिए, हैचरी का मतलब होता है अंडे से चूजा बनाने की मशीन, ये प्रोवाइड किया गया था कि आप और आम लोगों के लिए आया था। ये विधायक जी ने क्या किया, गफरुद्दीन के बेटे ताहिर के नाम दोनों हैचरी दिलवा दिया। मैंने आरटीआई लगा दिया है, आरटीआई पहुंच भी गया 24 तारीख को। वो सारा डिटेल और भी आ जाएगा मेरे पास, और फिर मैं इनके ऊपर केस डालूंगा। इनको अंदर कराऊंगा कि आपने दोनों हैचरी अपने घर में कैसे ले लिया। ये हैचरी पंचायत के लिए आता है, विधायक के लिए नहीं आता, या विधायक के भाई बंधुओं के लिए नहीं आता है। मतलब परिवार बात की एक लिमिट होती है भाई। कितना लूटोगे तुम? दोनों हाथ से लूट रहे हो।
बिसाई, आप ये बताऊं गफरुद्दीन ने क्या किया हुआ है? शाही मठ का 10 बीघा जमीन कब्जाया हुआ है और उस पर चिमनी चला रहा है। क्या करना चाहते हो तुम? मैं देखिए बार बार कहता हूं, पिछले लाइन में भी कहा हूं और अभी भी कह रहा हूं, किसी भी जनप्रतिनिधि को धार्मिक स्थल से संबंधित जमीन के खरीद फरोख्त में सम्मिलित नहीं होना चाहिए, संलिप्त नहीं होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप हिंदू हैं तो मस्जिद या कब्रिस्तान की जमीन की खरीद फरोख्त ना करें, अगर आप हिंदू प्रतिनिधि। और अगर आप मुस्लिम प्रतिनिधि हैं तो आप फिर हिंदू धर्म से संबंधित किसी भी जमीन की खरीद फरोख्त ना करें। बट ये विधायक सिर्फ और सिर्फ जानबूझकर एक एजेंडा के तहत हिंदू और मुस्लिम दो मजहबों के बीच नफरत पैदा करने के लिए, आपको पता है पहले शिवर मठ की जमीन को इन्होंने कब्जाया, बेचा, खरीद किया, दलाली किया, उसमें बहुत पैसा कमाया। अब बिसाही मठ की जमीन को कब्जा रखा है। तो इस तरह से महंत दास जी से भी मेरी बात हुई थी, मैं इसमें केस डलवा रहा हूँ, कोई बात नहीं, इस मुद्दा को हमने काफी उछाल दिया है और ये जमीन उनको दिलवाऊंगा मैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप दलाली करके इस तरह अपना घर भरने का काम कर रहे हैं, जो काम, जो सुविधाएं, जो अनुदान आम जनता के लिए आता है, उसको पहले आप अपने घर में ले जाते हैं। उसको हैचरी आया आम जनता के लिए, उसको उठा के आपने गफरुद्दीन के बेटे ताहिर के नाम दोनों हैचरी दिलवा दिया, दोनों बिसाही में है अभी हैचरी। क्या कर रहे हैं आप? मतलब इतना पैसा है सारा लूट के आप अपने घर में रख लेंगे? कहां से इतनी चोरी सीखी है? इतना बड़ा चोर आदमी है ये, कितना चोर करोगे? और भाई भी चोर है, गफरुद्दीन ने के बेटे चोर नहीं हो तो तुम तीन तीन चिमनी चला रहे हो, इतना प्रॉपर्टी, बेनामी प्रॉपर्टी तुमने रजिस्टर करा लिया, अभी इसने बेटे और बहू के नाम जमीन शिवर में लिखवाया। कहां से पैसे आ रहे हैं? इनकम टैक्स रिटर्न का, इनकम टैक्स का नोटिस आ रहा है आपके पास, कहां से पैसे आ रहे हैं? इतना तो नहीं मिलता आपको। तो वही बात है, मैंने आपको बताया था, विधायक फंड का जो इस्तेमाल हो रहा है वो गलत चीजों में हो रहा है। विधायक फंड कहीं नहीं जा रहा है, आप जनता की सेवा में नहीं जा रहा है विधायक फंड। विधायक फंड विधायक जी के पॉकेट में जा रहा है, बेनामी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में जा रहा है। जी जी, कहा जाए सर, मैं भी केसरिया विधानसभा क्षेत्र से हूँ जी, आपके साथ हूँ विपुल सिंह जी। केसरिया विधानसभा की अगर कोई भी समस्या आती है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, हमारे टीम में जुड़िए आप पूरी रात हर एक अधिकारी के बारे में, गलत के बारे में बताइए, हम लोग पूरी रात सुनने को तैयार हैं। बिहार के डीजीपी को कुछ पिक और मैसेज करा था 1 साल पहले, कोई कर, अरे ये सब तो सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने भी एक व्हाट्सएप नंबर इशू कर दिया, लेकिन वो देखते नहीं, ना ही मोबाइल उठाते हैं। आप कभी भी डीजीपी ऑफिस पे फोन मिलाइए, वो फोन या तो बिजी जाएगा या अगर रिंग हुआ तो कोई उठाएगा नहीं। वही डीएम ऑफिस का हाल है, वही एसपी ऑफिस का हाल है। मैंने खुद एसपी को परसों एक मैसेज भेजा है, आज तक उन्होंने व्हाट्सएप खोल के नहीं देखा। उसमें कमलेश पासवान द्वारा हमारे जो आरटीआई एक्टिविस्ट है उनको आज से 1.5-2 साल पहले इन्होंने धमकी दिया था, तो जान से मारने की धमकी। अरे एफआईआर रजिस्टर्ड होता है, उसमें एफआईआर रजिस्टर्ड करो 506 पार्ट 2 में। आज तक नहीं किया आपने, आज तक नहीं किया आपने। तो मैं नहीं करिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप मत करिए, हम अपने आप करा लेंगे, हमारे पास दूसरे रास्ते नहीं है काम कराने के। अभी हम आपको देख रहे हैं, हम तो पिछले 1 महीने से ही एक्टिव है, हम तो सबको अभी नाप और तौल रहे हैं तराजू पे, कौन आदमी कितना। प्रशासन की बात कर रहा हूँ, आप अपने पे मत लीजिएगा। प्रशासन के लेवल पे मैं हर आदमी को देखने की कोशिश कर रहा हूँ, कौन आदमी किस लेवल तक ईमानदार है और क्या काम कर रहा है। ये जो शरीफ का टोला ओढ़ के आप बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। जय हिंद सर, मेरा भी एक प्रॉब्लम है हरनैया जी। जी आप जरूर शेयर कीजिए, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर 9711771000 है, 9711771000, और आप विनय जी से बात कीजिएगा, बताएंगे। अगर कोई बात नहीं समझ में आएगी तो फिर मैं भी आपसे आपकी मदद करूंगा। तो मेरे कहने का मतलब है, ये शरीफों का चोला ओढ़ के आप लोग, एक एसपी साहब, एक डीएम साहब, एक बीडीओ साहब, ये सर्कल ऑफिसर साहब, सब शरीफ बने बैठे हैं, लेकिन काम के कोई नहीं है, सब चोर है, सब गलत काम कर रहे हैं। मैंने आपको एसपी साहब के बारे में अगले लाइव में आप देखेंगे, मैं आपको बहुत सारा उनका रिकॉर्ड आपको दूंगा, एक एक रिकॉर्ड है मेरे पास, मैं एसपी साहब का पूरा रिकॉर्ड दूंगा कि कितने केस दर्ज हुए, क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं आपको सारा डिटेल आपको बताऊंगा। ठीक है, बहुत देर तक आप भाइयों का साथ देने के लिए, इस तरीके से जो हमें प्यार और मोहब्बत देंगे, तो मुझे तो लगता है कि मैं कई दिनों तक आपके सामने बैठा रह जाऊंगा।
तो दोस्तों मैं ये आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत धन्यवाद। इस तरह इसके से आप जो है मैं जो कहता हूँ कि 53 पंचायत में कुछ ग्रुप फॉर्म करें, तो उसमें 2-4 लोग जुड़ें जो जज्बा रखते हैं, समाज सेवा के लिए कुछ करना चाहते हैं, और हम आपको समय समय पे व्यवस्था, हमारी जो पूरी टीम है आपको सलाह मशविरा और मार्गदर्शन करते रहेगी। ये टीम है हमारे साथ, उस टीम का आप सदस्य बनिए। हम आपसे समय समय पर लाइव होते रहेंगे। आप लोगों का इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहना, हमारी बातों को इतनी गंभीरता से सुनना, इतना प्यार और मोहब्बत देना, इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ 2 लाइनों के साथ। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, शर्त ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरी मकसद नहीं, शर्त ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। और इस बात को आप लोग भी गुनगुनाइए और इसी बात को ध्यान में रखिए। और इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।